चैप्टर 61 अमंग द स्टार्स। दरवाज़ा ध्यान से लॉक करने के बाद रॉन ने खिड़की पर लगे भारी पर्दे भी खींच दिए ताकि बाहर से कोई कमरे के अंदर झांक न सके। फिर उसने अपने बैग से प्रोटेक्टिव रून्स का एक सेट निकाला। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन किट थी जो उसने हाल ही में स्कूल के मटेरियल स्टोर से खरीदी थी। इसका काम था स्पिरिचुअल पावर के फ्लक्चुएशंस को बाहर लीक होने से काफ़ी हद तक रोकना। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रॉन ने रून किट को कमरे के चारों कोने में रखा और कुछ खास इंसेंस स्टिक्स जला दी जिनमें स्पिरिट स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट्स की बहुत ही छोटी मात्रा थी ताकि जेम लेवल मेडिटेशन टेक्निक के पहले कांटेक्ट से होने वाली डिस्कम्फर्ट कम हो सके। पहले लेडी एलन की सलाह मानकर एनवायरनमेंट को सेफ बनाना होगा, रॉन ने खुद से धीरे से कहा और एरे के किनारे अपनी उंगली से फाइनल एक्टिवेशन रून ड्रॉ किया। हल्की सी एनर्जी फ्लक्चुएशन के साथ एरे एक्टिवेट हो गया। एक फीकी सी नीली रोशनी का हैलो फैला जो उसके एरिया को बाहरी दुनिया से अलग कर रहा था। सब कुछ तैयार था। रॉन ने गहरी सांस ली और एरे के बीच में क्रॉस लेगेड बैठ गया, अपनी बॉडी को सबसे कंफर्टेबल पोस्चर में एडजस्ट करते हुए। नॉलेज हमेशा अपना बोझ लेकर आता है। उसके दिमाग में लेडी एलन की वार्निंग गूंज उठी और उसके दिल में एक सावधान सी टेंशन आ गई। मेडिटेशन टेक्निक जितनी गहरी होती है उसमें छुपे खतरे उतने ही ज्यादा होते हैं। विज़र्ड वर्ल्ड का एक मशहूर पुराना कहना याद आया, ट्रू नॉलेज एक भारी बोझ होता है और विजडम अक्सर मैडनेस के साथ आती है। बेसिक मेडिटेशन टेक्निक सिर्फ स्पिरिचुअल पावर को एक निर्दिष्ट रास्ते पर गाइड करती है, बिल्कुल एक सेफ नदी में तैरने जैसी। लेकिन स्टार ईटर्स रेविंग्स कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल पावर को एक अनजानी समुद्र में ले जाती है, जहां पॉसिबिलिटीज अनंत हैं और खतरा खुद ही सब कुछ कह देता है। यहां जरा सी भी लापरवाही नहीं चल सकती। पहले स्पिरिचुअल फील्ड को स्टेबलाइज करते हैं। आंखें बंद करते ही रॉन एक पहचानी हुई मेडिटेटिव स्टेट में चला गया। उसके कॉन्शियसनेस स्पेस में बेसिक मेडिटेशन रून्स अपने आप बनने लगे। 3 आर्क्स एक दूसरे में उलझकर एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहे थे। पर इस बार रॉन यहीं नहीं रुका। इस फाउंडेशन पर लेडी एलन द्वारा सिखाया गया ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रून कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करने लगा। ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल था। दर्जनों बेसिक रून से मिलकर बना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसकी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल निकला। जब भी वो नया हिस्सा जोड़ने की कोशिश करता, पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगता, जैसे अभी गिर ही जाएगा। लेकिन विज़र्ड अप्रेंटिस बनने के बाद जो स्पिरिचुअल पावर बूस्ट मिला था, उसकी वजह से रॉन किसी तरह उस अनस्टेबल रून को संभाल पा रहा था। वो हिम्मत नहीं हारा, बार बार कोशिश करता रहा। वक्त बीतने के साथ उसे कुछ ट्रिक्स समझ आने लगीं। इस रून को बनाने की ज़बरदस्ती जोड़ने में नहीं, बल्कि हर रून के बीच के रिलेशन को समझने में थी। उन्हें नेचुरली इंटीग्रेट होने देना था। ये बिल्कुल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने जैसा था। जब तक वो की वेरिएबल न मिल जाए, सब कुछ अधूरा लगता है। आखिरकार पता नहीं कितनी कोशिशों के बाद उसके कॉन्शियसनेस स्पेस में एक धुंधला सा पर काफ़ी हद तक कंप्लीट स्टार ईटर्स रेविंग्स रून बन गया। रून के पूरा होते ही रॉन ने अपने अंदर एक ऐसी पावर महसूस की थी जो उसने कभी पहले नहीं महसूस की थी। पर उसकी स्टेबिलिटी अभी भी बहुत नाजुक थी, बिल्कुल समुद्र के किनारे बना रेत का महल जो किसी भी पल लहरों में बह सकता है। इसी वक्त लेडी एलन की एक और सलाह उसे याद आई। जब पहली बार जेम लेवल मेडिटेशन टेक्निक ट्राई करो तो आर्टिफिशियल स्टारड्यू का यूज़ कर सकते हो। ये मेंटल स्ट्रेस कम करेगी, सक्सेस रेट बढ़ाएगी और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो शायद तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकती है। रॉन ने आंखें खोली और अपनी छाती के पास से वो बोतल निकाली, आर्टिफिशियल स्टारड्यू, जो होल्ट ने उसे गिफ्ट की थी। ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर सिल्वर ब्लू लिक्विड धीरे धीरे बह रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज हो, और हल्की सी स्टारलाइट छोड़ रहा था। शायद अभी इसका यूज करना सबसे सही होगा। उसने ध्यान से कॉर्क खोला, तुरंत ही एक ठंडी पर अजीब सी मीठी खुशबू हवा में फैल गई।
वो खुशबू रात के आसमान, चमकते सितारों और उन कॉस्मिक राजों की याद दिला रही थी जो कभी छुए नहीं जा सकते। रॉन ने गहरी सांस ली और आर्टिफिशियल स्टारड्यू को एक ही गल्प में पी लिया। बर्फ जैसी ठंडी लिक्विड उसके गले से नीचे उतरते ही अजीब सी एनर्जी में बदल गई, जो पूरे शरीर में फैलने लगी। उसे लगा जैसे उसका दिमाग किसी अनसीन फोर्स ने पूरी तरह साफ कर दिया हो। आर्टिफिशियल स्टारड्यू इफेक्ट एक्टिवेटेड। स्पिरिचुअल पावर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। मेडिटेशन एफिशिएंसी राइजेस स्लाइटली। स्पेशल इफेक्ट ट्रिगर्ड। स्पिरिचुअल शील्ड। स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली रेजिस्ट करता है। आंखें फिर से बंद करते ही रॉन ने महसूस किया कि उसका कॉन्शियसनेस स्पेस पहले से कहीं ज्यादा क्लियर है। जो स्टार ईटर्स रेविंग्स का रून अभी कुछ देर पहले टूटने के कगार पर था, अब काफी स्टेबल हो चुका था। उसके अलग अलग हिस्सों के बीच के कनेक्शंस भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। स्टारड्यू के असर के नीचे रॉन इस कॉम्प्लेक्स रून के इंटरनल लॉजिक को बिल्कुल नए नजरिए से समझ पा रहा था। जो चीज़ें पहले उसे कंफ्यूज करती थीं, अब इतनी नेचुरल लगती थीं जैसे सांस लेना, बिल्कुल ही स्वाभाविक। स्किल स्टार ईटर्स रेविंग्स डिटेक्टेड एज बर्जनिंग। एडिशनल ट्रेट स्पिरिचुअल फ्लो एक्टिवेटेड। बेसिक मेडिटेशन का एक्सपीरियंस सीधा स्टार ईटर्स रेविंग्स में कन्वर्ट होगा। आर्टिफिशियल स्टारड्यू इफेक्ट एक्टिवेटेड। इफेक्ट ड्यूरेशन 10 मिनट्स 10,000.00 सेकेंड्स। स्टारड्यू के असर ने उसकी प्रोग्रेस को लगभग इम्पॉसिबल स्पीड पर पहुंचा दिया। करंट प्रोग्रेस स्टार ईटर्स रेविंग्स एंट्री 1/100 टू प्रोफिशिएंट 1/300। न्यू ट्रेट ऑब्टेन्ड इंट्यूशन। मेडिटेशन के दौरान यूनिक इंस्पिरेशन मिलने की संभावना। इंस्पिरेशन ट्रिगर हो चुकी है, अत्यंत सावधान रहें। अचानक कॉन्शियसनेस स्पेस फैल गया। पहले का अंधेरा बैकग्राउंड पतले कागज की तरह फट गया और उसके पीछे का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक अनंत स्टारी स्काई उसके सामने खुल गया। लाखों सितारे जैसे जिंदा हों, धड़क रहे थे। उनके बीच की दूरियां लगातार बदल रही थीं, जैसे पूरा कॉस्मॉस किसी केओटिक नृत्य में उलझा हुआ हो। सबसे ज्यादा अनसेटलिंग बात ये थी कि वो सितारे जैसे अपनी खुद की चेतना रखते हों। वो रॉन को देख रहे थे। एक ऐसा एहसास जैसे बिना कपड़ों के खड़े होकर किसी की नज़रों के नीचे आ गए हों। क्या यही स्टार ईटर्स की असली सूरत है? रॉन के मन में खौफ और हैरानी एक साथ उभर आए। लेडी एलन की बातें अब अचानक बिल्कुल रियल लग रही थीं। ये मेडिटेशन टेक्निक सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक नया कॉस्मिक पर्सपेक्टिव था। स्पिरिचुअल पावर के मूल स्वरूप का नया इंटरप्रिटेशन, बल्कि इंसानी कॉग्निशन को सीधी चुनौती। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, कानों से नहीं बल्कि सीधे कॉन्शियसनेस की गहराइयों में गूंजती हुई, जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर फुसफुसा रहा हो। वो आवाज़ किसी भी इंसानी भाषा में बयान नहीं की जा सकती। न वो बोल थी, न संगीत। दोनों का एक अजीब सा मिश्रण था। ज़्यादा सही कहें तो वो ऐसी आवाज़ थी जो इंसानों को सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी जानकारी और कॉन्सेप्ट्स थे जो नॉर्मल दिमाग संभाल ही नहीं सकता। हर सिलेबल में इतना बोझ था कि वो आम लॉजिक को चीर कर रखते। रेविंग्स। उस पल रॉन को इस मेडिटेशन टेक्निक का मतलब समझ आ गया। आवाज़ की सारी बातें उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी रिदम थी, जैसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज सुनाए जा रहे हों। जैसे जैसे वो सुनता गया, रेविंग्स का मतलब थोड़ा थोड़ा साफ होता गया। वो एक प्राचीन कहानी सुना रहे थे, सितारों की मौत, गैलेक्सीज का पतन और यूनिवर्स के किसी कोने में सोए हुए किसी प्राचीन अस्तित्व के जागने की कहानी। चैप्टर 62 स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन और टेरर। और भी ज्यादा भयानक बात ये थी कि जैसे जैसे वो जानकारी उसके अंदर बढ़ रही थी, रॉन को कुछ डरावनी विजन्स दिखने लगी। सितारों के बीच कुछ चल रहा था, इतना विशाल, इतना विकृत कि इंसानी समझ के दायरे से बाहर था। वो चीज़ हिल रही थी,
बल खा रही थी, हर उस प्लैनेट और सितारे को निगलती जा रही थी जो उसके रास्ते में आता। बिल्कुल एक भयंकर ब्लैक होल की तरह, लेकिन उससे भी ज्यादा चेतना से भरी हुई। रॉन को अचानक एहसास हुआ, जो रेजिड्यूअल इमेज वो देख रहा था शायद वही था जो ट्रैवलिंग विज़र्ड जिसने स्टार ईटर्स रेविंग्स बनाई थी कभी देखा होगा। बिला शक ये एक कॉस्मिक लेवल हॉरर थी, एक ऐसा प्राचीन अस्तित्व जो इंसानी समझ से परे था। यही तो कहते हैं नॉलेज का बोझ, इतना भारी कि इमेजिनेशन भी काम ना करे। कोई हैरानी नहीं कि वो ट्रैवलिंग विज़र्ड पागल हो गया। ये सोच आते ही रॉन का दिमाग बिगड़ने लगा। उसका सर दर्द से फटने लगा, जैसे हजारों तेज चाकू एक साथ घुस रहे हों। सच तो ये था कि वो इस एंटिटी को सीधा नहीं देख रहा था, सिर्फ सितारों के बीच की दरारों से उसका एक कोना भर ही देख लिया था। पर बस वही एक झलक उसके पूरे शरीर में बयां ना की जा सकने वाला डर भरने के लिए काफ़ी थी। उसकी स्पिरिट घुल रही थी, सोच बिखर रही थी, बिल्कुल एक चींटे की तरह जो वॉल्केनो को समझने की कोशिश करे, या पानी की एक बूंद जो पूरे समुद्र को अपने अंदर समेटना चाहे। मेरे थॉट्स ओवरलोड हो रहे हैं। इस कॉन्टैक्ट को तोड़ना होगा। कॉन्शियसनेस का समुद्र उसे लगातार डेंजर अलार्म्स भेज रहा था। रॉन ने जल्दी से मेडिटेशन तोड़कर रियलिटी में लौटने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी कॉन्शियसनेस उस दृश्य में फंस चुकी है, आसानी से अलग होने को तैयार ही नहीं। सितारे अनहेल्दी फ्रीक्वेंसी पर फ्लिकर करने लगे और रेविंग्स तेज चुभने वाली हो गईं, जैसे हजारों कीड़े उसके दिमाग के अंदर रेंग रहे हों। नहीं, ये वो नहीं है जो मैं चाहता था, कंट्रोल करना होगा। इसी क्रिटिकल पल पर आर्टिफिशियल स्टार ड्यू का इफेक्ट अचानक एक्सट्रीम लेवल पर फूट पड़ा। उसकी कॉन्शियसनेस के चारों ओर एक पतली सी सिल्वर ब्लू रोशनी की परत बन गई, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह, जो ज़्यादातर ऐसी जानकारी को फिल्टर कर रही थी जो उसकी रीज़न को तोड़ सकती थी। आर्टिफिशियल स्टार ड्यू इफेक्ट एक्टिवेटेड। स्पिरिचुअल शील्ड। एक्सटर्नल स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स रेजिस्ट हो रहे हैं। प्रोटेक्शन लेवल 83%। इस प्रोटेक्शन के सहारे रॉन किसी तरह अपनी होश संभाल पाया। उसे साफ समझ आ गया कि अगर उसने आर्टिफिशियल स्टार ड्यू पहले न पी होती तो अब तक वो मॉडरेट कंटैमिनेशन में डूब चुका होता। स्टार ईटर्स रेविंग्स एक्सपीरियंस +10। कमरे का प्रोटेक्टिव एरे अभी भी स्टेबल चल रहा था। इंसेंस पूरी तरह जल चुकी थी और हवा में हल्की सी मीठी खुशबू बची हुई थी, आर्टिफिशियल स्टार ड्यू की बिखरती हुई एनर्जी का निशान। रॉन ने आंखें खोलीं। उसका पूरा जिस्म ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग सरप्राइजिंगली काफ़ी क्लियर था। जितना उसने सोचा था उतना बुरा हाल नहीं हुआ था। लेडी एलन की वार्निंग बिल्कुल सही निकली। आर्टिफिशियल स्टार ड्यू का पहले यूज़ करना ही उस पल उसका रक्षक बना। शांत होते हुए रॉन ने महसूस किया कि उसके होंठ भी लंबे समय तक दबाए रखने की वजह से कट गए थे और खून की हल्की सी लकीर होंठ के कोने से बह रही थी। वार्निंग, स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन डिटेक्टेड। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर बेड के पास रखी सिल्वर पॉकेट वॉच उठा ली और अपनी कॉन्शियसनेस उसमें चैनल करते हुए इस एबनॉर्मल स्टेट को मिटाने की कोशिश की। सिल्वर पॉकेट वॉच का काला जेमस्टोन तुरंत चमक उठा और उसके अंदर से नेगेटिव स्टेट को खींचने लगा। नेगेटिव स्टेट रीसेट, मॉडरेट स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन, एनर्जी -5। जैसे जैसे कंटैमिनेशन रीसेट हुई, रॉन को महसूस हुआ कि उसका दिमाग धीरे धीरे साफ हो रहा है और बिखरी हुई सोच फिर से लाइन में आ रही है। हजारों अजीब विचारों का शोर गायब हो गया, सिर्फ हल्की सी थकान बची रही। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, रॉन ने खुद से कहा, फिर से ठंडे पसीने में डूबते हुए। लेडी एलन की वार्निंग के बावजूद उसे अंदाज़ा नहीं था कि स्टार ईटर्स रेविंग्स की पहली मेडिटेशन इतनी थ्रिलिंग होगी। लेकिन अक्सर खतरा और इनाम साथ साथ चलते हैं।
उसकी स्पिरिचुअल पावर जैसे किसी खास टेम्परिंग से गुजरी हो। जैसे मसल्स को मजबूत होने के लिए फटना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को भी कभी-कभी ऐसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं। स्पिरिचुअल पावर ने अल्टीमेट चैलेंज सहा। स्पिरिट 2.4 से 2.6। अगर पॉकेट वॉच और स्टार ड्यू तैयार न होती तो आज का दिन। रॉन ने गहरी सांस ली। अगली बार और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। इस दुनिया के खतरे सच में हद से ज्यादा हैं। उसने खिड़की खोली ताकि ठंडी रात की हवा कमरे में भर जाए और वो दबाव जो अभी तक हवा में लटका हुआ था थोड़ा कम हो जाए। रात गहरी थी, लेकिन उसका दिमाग अजीब तौर पर बिल्कुल साफ था। उसे पता था कि ये स्पिरिचुअल पावर के जंप के बाद होने वाली नॉर्मल रिएक्शन थी और इसे शांत होने में कम से कम कुछ घंटे लगेंगे। जब नींद आनी ही नहीं है तो इस वक्त का सही यूज कर लेता हूँ। रॉन ने बेड के नीचे से एक नोटबुक निकाली और इस मेडिटेशन के दौरान हुए एक्सपीरियंसेस और अपने एहसास रफली लिखने लगा ताकि फ्यूचर में काम आ सके। रिकॉर्ड्स पूरे करते करते उसे महसूस हुआ कि उसकी स्पिरिट धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है और आंखें भारी होने लगी। असल में पॉकेट वॉच के रीसेट के बाद भी एनर्जी गेज में 5 पॉइंट्स बचे हुए थे, लेकिन भारी स्पिरिचुअल बर्डन की वजह से वो और ट्रेनिंग नहीं कर पाया। खैर, पॉकेट वॉच का गेज हर रात मिडनाइट को रिफ्रेश हो जाता है, तो कल दोपहर लेडी एलन के पास से लौटने के बाद प्रैक्टिस करना बेकार नहीं जाएगा। बेड पर लेटे हुए रॉन को आज दिखे सितारों के दृश्य याद आए। उस ग्रैंडियर के साथ जुड़ा हुआ डर अभी भी बिल्कुल ताज़ा था। यही विज़र्ड का रास्ता है, जहां नॉलेज का बोझ और मैडनेस की सीमा एक साथ फैलती जाती है। इन ख्यालों के साथ वो आखिरकार गहरी नींद में डूब गया। सुबह रॉन खिड़की के पास खड़ा था और देखता रहा कैसे सुबह की रोशनी ब्लैक मिस्ट जंगल के ऊपर छाए कोहरे को धीरे धीरे मिटा रही थी। रात का डर थोड़ा कम हो गया। छोटी सी नींद के दौरान उसने एक बहुत अजीब सपना देखा था। सपने में वो एक अनंत सितारों के समुद्र में चल रहा था। चारों ओर बयां न की जा सकने वाली रेविंग्स गूंज रही थीं। स्टार सी की गहराई में कुछ उसे देख रहा था। उसकी नज़र इतनी पुरानी और ठंडी थी कि रीढ़ की हड्डी तक थरथरा जाए। क्या ये थकान से पैदा हुई कोई इल्यूजन थी? रॉन ने आंखें मल लीं। प्रोफेशनल पैनल पर सब स्टेटस नॉर्मल दिख रहे थे। पॉकेट वॉच ने कल रात कंटैमिनेशन को पूरी तरह रीसेट कर दिया था। उसने सिर हिला दिया। अब सबसे ज़रूरी बात थी स्टार ईटर्स रेविंग्स के कोर प्रिंसिपल्स को जल्दी से पकड़ना, ताकि आगे आने वाली चैलेंजेस के लिए तैयार रह सके। पहले लेडी एलन के पास जाकर कल रात का एक्सपीरियंस रिपोर्ट करूंगा, फिर पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। रॉन के दिमाग में प्लान क्लियर था। सुबह के वक्त हर्ब स्टोर शांत और सुकून भरा था। हल्की सी हर्बल खुशबू हवा में फैली हुई थी। काउंटर के पीछे लेडी एलन पिछले दिन के अकाउंट्स सॉर्ट कर रही थीं। तुम आ गए? उन्होंने बिना सर उठाए कहा, जैसे रॉन के आने का पहले से ही अंदाजा हो। जी मैम, रॉन ने अदब से जवाब दिया और पीछे से शॉप का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब लेडी एलन ने सर उठाया। उसकी गहरी हरी आंखें तुरंत रॉन पर टिक गईं, जैसे वो सीधा उसकी रूह को देख रही हों। मुझे दिख रहा है तुमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, बुद्धिमान विच ने बिना किसी फॉर्मल बात के सीधा कह दिया। मेरी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी। चैप्टर 63। इंस्पिरेशन एक शाप है। ट्रूथ। रॉन ने मना नहीं किया। जी मैम, कल रात मैंने पहली बार ट्राई किया था। कैसा लगा? लेडी एलन का चेहरा बिल्कुल अनरीडेबल था, न खुशी न चिंता, सिर्फ एक प्रोफेशनल इंक्वायरी। बहुत ओवरवेलमिंग। रॉन ने शब्दों को संभाल कर चुना। मैंने सितारे देखे, अजीब सी फुसफुसाहट सुनी और कुछ ऐसे डरावने दृश्य देखे जो बयान नहीं हो सकते। एक ऐसा अस्तित्व जो सितारों और गैलेक्सीज को निगल रहा था। ये सुनते ही बुद्धि विच के चेहरे पर हल्की सी तब्दीली आई, पर तुरंत ही वो फिर शांत हो गई। समझ गई, उसने धीरे से कहा।
लगता है तुम्हारी इंस्पिरेशन वाकई असाधारण है। वो थोड़ी देर सोच में डूब गई। आमतौर पर लोग पहली कोशिश में सिर्फ धुंधली स्टारलाइट देख पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टूटी फूटी रेविंग्स सुन लेते हैं, लेकिन तुमने सीधा डिवाउरर का सीन देख लिया। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। बोलते बोलते लेडी एलन अपनी लाठी का सहारा लेते हुए खड़ी हुई और रॉन की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स सी भावना थी, जैसे तौल रही हो। रॉन, तुम्हें पता है आमतौर पर स्टार ईटर्स रेविंग्स के पहले फेज में एंट्री लेने में कितना वक्त लगता है? रॉन ने सर हिला दिया। उसे सच में नहीं पता था। एक एवरेज अप्रेंटिस के लिए, लेडी एलन ने कहा, चाहे उसकी स्टार क्वालिटी 4th क्लास ही क्यों न हो, कम से कम 3 महीने लग जाते हैं सिर्फ एक कंप्लीट इनिशियल रून बनाने में। और तुम? उसकी आवाज़ में हल्का सा डाउट था। तुमने ये सब पहले ही रात कर लिया? रॉन चौंक गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी प्रोग्रेस इतनी अनयूजुअल है। शायद इसीलिए क्योंकि मेरी फाउंडेशन पहले से ठीक थी। सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं है, लेडी एलन ने सर हिला दिया। ये दिखाता है कि तुम्हारी स्टार ईटर्स रेविंग्स के साथ अफिनिटी बहुत ज़्यादा है। इसे नेचुरल हार्मनी भी कहा जा सकता है। वो कुछ पल चुप रही, जैसे किसी चीज़ का दोबारा अंदाज़ा लगा रही हो। तुम में ज़रूर कुछ खास है जो मैंने अभी तक पूरी तरह नोटिस नहीं किया, लेकिन जो भी हो, ये एक अच्छी बात है। फिर मेडिटेशन के दौरान जो स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन और सपने आए, रॉन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, लेडी एलन ने सर हिला दिया। कोई भी जेम लेवल मेडिटेशन टेक्निक कुछ न कुछ स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन लाती ही है, और स्टार ईटर्स रेविंग्स तो और भी ज़्यादा। जितनी हाई क्वालिटी और जितनी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन होती है, उतना ही ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आप वो रियलिटीज़ परसीव कर पाते हैं जो आम लोगों के लिए इनएक्सेसिबल होती हैं। उसका टोन अब ज़्यादा सीरियस हो गया, जैसे एक वार्निंग दे रही हो। विज़र्ड वर्ल्ड में एक कहावत है, इंस्पिरेशन एक शाप है। जितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन, उतना ही आसान होता है कुछ ट्रूथ से वक्त से पहले टकरा जाना, और ये टकराव अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन, मैडनेस या उससे भी बुरा अंजाम लाता है। बहुत से ब्रिलियंट विज़र्ड सीड्स पूरी तरह खिलने से पहले ही पागलपन के अबिस में गिर जाते हैं। रॉन ने गहरी सोच के साथ सर हिला दिया। इसीलिए कुछ लोग, चाहे उनके टैलेंट्स कितने ही बेहतरीन क्यों न हों, धीमा और ज़्यादा स्टेबल रास्ता चुनते हैं। बिल्कुल, लेडी एलन ने उसे पसंदगी भरी नज़र से देखा। नॉलेज खुद ना अच्छी होती है ना बुरी, लेकिन हर नॉलेज की एक कीमत होती है। कभी वो कीमत टाइम होती है, कभी पैसा, और सबसे गहरी नॉलेज अक्सर इंसान के दिमाग की पूरी स्थिरता मांग लेती है। वो थोड़ी देर रुकी, जैसे डिसाइड कर रही हो कि और बोले या नहीं। तुम्हारी मेंटल रेजिलियंस उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनना। जेम लेवल मेडिटेशन की कंटैमिनेशन धीरे धीरे जमा होती रहती है। हर सेशन के साथ थोड़ा थोड़ा बोझ बढ़ता जाता है। अगर तुम जल्दी प्रोग्रेस के चक्कर में पड़ गए तो नुकसान इर्रिवर्सिबल हो सकता है। मैं याद रखूंगा, रॉन ने गंभीरता से कहा, दिल ही दिल में पॉकेट वॉच का शुक्रिया अदा करते हुए। लेडी एलन ने ये नहीं पूछा कि उसने कंटैमिनेशन कैसे हैंडल की, जैसे वो मान चुकी हो कि रॉन के पास अपने तरीके हैं। चलो, आज की ट्यूटरिंग कंटिन्यू करते हैं, उसने कहा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा स्टेट एक बार और वेरीफाई करना चाहती हूँ। अचानक उसने हाथ बढ़ाया। बुढ़ापे के बावजूद मजबूत उंगलियां रॉन के टेम्पल्स पर टिक गईं। ठंडी सी एनर्जी तुरंत उसकी कॉन्शियसनेस के सरफेस लेयर में फैल गई। रॉन का पहला इंस्टिंक्ट था रेजिस्ट करना, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती रोक ली। लेडी एलन की स्पिरिचुअल पावर को अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर ही प्रोब करने दिया। बुद्धि विच की स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल एक तजुर्बेकारी सांप की तरह थी,
तेजी से, बिल्कुल प्रिसाइज मूवमेंट के साथ वो उसके कॉन्शियसनेस स्पेस का चक्कर लगा रही थी, किसी भी अनोमली को ढूंढने के लिए। कुछ पल बाद उसने हाथ हटा ली। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तुम्हारी स्टेट अच्छी है, उसने कहा, मेरी उम्मीद से भी अच्छी। लगता है स्टार ईटर्स रेविंग्स वाकई तुम्हारे लिए ही बनी है। सच तो ये था कि अगर वो एडिशनल ट्रेट्स और स्पेशल इंस्पिरेशन ट्रिगर्ड नहीं हुई थी तो स्टेडी कल्टिवेशन से ज़्यादा माइल्ड कंटैमिनेशन ही होती, और आर्टिफिशियल स्टार ड्यू के साथ तो असर और भी कम रहता। लेडी एलन ने शायद रॉन की इतनी तेज़ी से हुई प्रोग्रेस एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगले कुछ वक्त में उसने इनिशियल रून की स्ट्रक्चर को कैसे कंसोलिडेट करना है और मेडिटेशन की डेप्थ और ब्रेथ को धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है, ये सब डिटेल में समझाया। आज की टीचिंग कल से काफ़ी ज़्यादा डीप और स्पेसिफिक थी। कुछ की स्टेप्स उसने खुद डेमोन्स्ट्रेट भी किए ताकि रॉन ज़्यादा इंट्यूटिवली समझ सके। याद रखना, जाने से पहले लेडी एलन ने फिर से जोर दिया, सक्सेस के पीछे भागने की जल्दी मत करना। पहले फेज को स्टेबल होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। तुम चाहे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, सावधानी जरूरी है। रॉन ने गंभीरता से सर हिला दिया। मैंने बहुत से जीनियसेस देखे हैं जो अपनी ही घमंड की वजह से बर्बाद हो गए हैं, लेडी एलन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम उनमें से एक मत बनना। हर्ब स्टोर से बाहर निकलते ही रॉन के दिमाग में ख्यालों का तूफान मच गया। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं के बीच से गुजरती हुई सरसरा रही थी, बिल्कुल उन रेविंग्स की तरह जो सितारों के बीच गूंजती हैं। रॉन बेइख्तियार कांप उठा। डिवॉरर, ये असल में है क्या? उसने मन ही मन सोचा, कल रात के भयानक दृश्य फिर से याद आते हुए। वो विशाल अस्तित्व जो सितारों के समुद्र में घूम रहा था, एक भूखे जानवर की तरह एक के बाद एक सितारे निगल रहा था। ये सिर्फ इल्यूजन नहीं हो सकता। रॉन रुक गया और दूर पहाड़ियों के बीच दिख रही उस ऊंची टावर को देखने लगा। वहीं ब्लैक मिस्ट जंगल के एक ऑफिशियल विज़र्ड का निवास था। टावर के शिखर से हमेशा कुछ मिस्टीरियस रोशनी निकलती रहती थी, जैसे अंधेरी रात में लाइट हाउस या फिर एक विशाल आंख जो सब कुछ देख रही हो। लेडी एलन असल में कौन है और उसके पास ऐसी मेडिटेशन टेक्निक कैसे है? ये सवाल एक भारी पत्थर की तरह रॉन के दिल पर आ गिरा। पहली मुलाकात से ही उसे महसूस हुआ था कि ये बुजुर्ग औरत अनेक राजों से घिरी हुई है। उन गहरी हरी आंखों में सिर्फ विजडम ही नहीं बल्कि एक प्राचीन ऑरा भी छुपा था, जैसे उसने सिर्फ 100 साल नहीं बल्कि सदियों का वक्त देखा हो। और हर महीने कुछ दिन के लिए जब उसकी मैजिक पावर पीक पर होती थी और वो जवान रूप ले लेती थी, ये कारनामा किसी आम विज़र्ड के बस का नहीं था। स्टार ईटर्स रेविंग्स, रॉन ने धीरे से नाम दोहराया। हर शब्द की अजीब सी रिदम उसे अपनी जुबान पर महसूस हुई। ये मेडिटेशन टेक्निक आखिर आई कहाँ से? क्या ये सच में सिर्फ किसी पागल विज़र्ड की रचना है? उसके ख्याल एक भूल भुलैया जैसे उलझते चले जा रहे थे, हर जवाब के साथ नए सवाल। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। जो भी हो, उसने मन ही मन फैसला किया, ये टेक्निक मुझे फ़ायदा तो पहुंचा रही है। अगर लेडी एलन इसे मुझे सिखाना चाहती है तो मुझे इस मौके को पकड़ना चाहिए, चाहे इसके पीछे कोई ऐसी नीयत हो जो मुझे अभी समझ ना आ रही हो। क्योंकि रॉन ने अपने हाथों को देखते हुए सोचा, इस दुनिया में ताकत ही जिंदा रहने की गारंटी है। अगर हर वक्त सिर्फ शक में जीता रहा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। शाम की हवा ने पेड़ों की चोटी पर जमी धुंध को हटा दिया। दूर टावर के शिखर की रोशनी और तेज चमकने लगी। रॉन ने अपना हुड पहना और डॉर्मेट्री एरिया की तरफ कदम बढ़ा दिए। चैप्टर 64। हम ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। डॉर्मेट्री लौटकर रॉन ने पहले ध्यान से दरवाजे और खिड़कियां लॉक कीं। कल रात लगाए गए ट्रैप मार्किंग्स भी चेक किए। जब ये कंफर्म हो गया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है,
तब जाकर उसने थोड़ी सी सांस ली। आज रात वो फिर से स्टार ईटर्स रेविंग्स की मेडिटेशन ट्राई करने वाला था, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा सावधानी के साथ। उसका मकसद था कल रात जैसी इंटेंस इंस्पिरेशन को दोबारा ट्रिगर न होने देना। रॉन ने कमरे के चारों कोने में प्रोटेक्टिव रून्स फिर से अरेंज किए, स्पेशल कामिंग इंसेंस चलाई और सिल्वर पॉकेट वॉच अपने पास रख दी, इमरजेंसी के लिए। स्टेबल रहना है, जल्दी नहीं करनी, उसने खुद को याद दिलाया। फिर वो क्रॉस लेगेड बैठा, आंखें बंद की। इस बार उसने तुरंत कॉम्प्लेक्स रून बनाने की कोशिश नहीं की। उसने बेसिक मेडिटेशन से शुरुआत की, स्पिरिचुअल पावर को पहचाने हुए रास्तों पर बहने दिया, ताकि एक स्टेबल बेस स्टेट बन सके। जब उसे लगा कि कंडीशन सही है, तब धीरे धीरे स्टार ईटर्स रेविंग्स के स्ट्रक्चर की तरफ ट्रांजिशन करने लगा, हर एक स्टेप पर पूरी सावधानी रखते हुए। रून स्ट्रक्चर धीरे धीरे शेप लेने लगा और रॉन को अपनी स्पिरिचुअल पावर की क्वालिटी में सटल सा बदलाव महसूस हुआ। बेसिक मेडिटेशन के दौरान जो शांति और नरमी होती थी, उसके मुकाबले में स्टार ईटर्स रेविंग्स की स्पिरिचुअल पावर काफ़ी तीखी और एक्टिव थी, जैसे शांत झील का पानी अचानक तेज रैपिड्स में बदल गया हो। इस बदलाव के साथ एक अजीब सा सेंसेशन आया। उसकी सोच ज़्यादा शार्प हो गई, परसेप्शन ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, यहाँ तक कि वो कमरे की हवा में मौजूद हल्का सा मैजिकल फ्लक्चुएशन भी महसूस कर पा रहा था। साथ ही उसे एक हल्की सी स्पिरिचुअल अबनॉर्मैलिटी भी महसूस हुई। कल रात जैसे लगभग पागल कर देने वाली इंटेंसिटी नहीं थी, आज का कंटैमिनेशन बस एक बैकग्राउंड नॉइज जैसा था, हल्का सा लेकिन लगातार मौजूद। बिल्कुल सही, रॉन ने मन ही मन सोचा। जब तक उस तरह की इंस्पिरेशन जानबूझकर ट्रिगर नहीं होती, प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन कंटैमिनेशन भी काफ़ी कम रहती है। कल रात इतना खतरा इसीलिए था क्योंकि स्पिरिचुअल फ्लो ट्रेट ने प्रोग्रेस को हद से ज़्यादा तेज कर दिया था। रॉन ने लेडी एलन के सिखाए हुए स्टेबल रून स्ट्रक्चर पर ही ध्यान रखा, जानबूझकर गहरी रेल्म्स को छूने की कोशिश नहीं की, जहां इंस्पिरेशन ट्रिगर हो सकती थी। फिर भी कंटैमिनेशन हल्की होने के बावजूद रॉन ने टाइम गार्डियन पॉकेट वॉच का यूज़ करना डिसाइड किया। उसने आंखें बंद की, उस हल्के से कंटैमिनेशन को महसूस किया और उसे पॉकेट वॉच की तरफ गाइड कर दिया। नेगेटिव स्टेट रीसेट सक्सेसफुल, माइल्ड स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन, एनर्जी -2। जैसे ही पॉकेट वॉच ने कंटैमिनेशन अब्जॉर्ब की, रॉन का दिमाग और भी साफ हो गया। मेडिटेशन के दौरान जो हल्का सा डिस्कम्फर्ट था, वो बिल्कुल गायब हो गया। उसकी जगह एक रिलैक्स्ड और खुशनुमा फीलिंग आ गई। बुरा नहीं, रॉन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इवन कॉशियस और स्टेडी कल्टीवेशन के साथ पॉकेट वॉच की कॉम्बिनेशन से प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी बनी रहती है। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बेहद अलर्ट था। शायद ये भी स्टार ईटर्स रेविंग्स का एक साइड इफ़ेक्ट था। स्पिरिचुअल पावर बढ़ने के साथ नींद की ज़रूरत भी कम हो गई थी। रॉन ने तुरंत अपनी पूरी कंडीशन का एनालिसिस शुरू किया। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म से नहीं, बल्कि पोटेंशियल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स को सामने रखकर। चैप्टर 60, रॉन रैल्फ, एज 15, कॉम्बैट प्रोफेशन विज़र्ड अप्रेंटिस 1.5 स्टार, नाइट स्क्वायर 1 स्टार, लाइफ प्रोफेशन मैजिक पोशन अप्रेंटिस 1 स्टार, एट्रीब्यूट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1.5, स्पिरिट 2.6, मैजिक पावर 0.7, स्किल्स बेसिक मैजिक पोशन मेकिंग स्किल्ड, स्टार ईटर्स रेविंग्स स्किल्ड, ज़ीरो रिंग स्लाइम स्प्लैश स्किल्ड मैक्स, मैजिक पोशन रिफाइनिंग बिगिनर, हर्ब recognition skilled, basic swordsmanship skilled, breathing body refining beginner, magic construction beginner,
Spiritual interference beginner, sound wave vibration skilled. Special talent, dual soul, sun's protection residual, power level elementary apprentice. उसे खुद भी पता नहीं चला था, लेकिन उसकी ग्रोथ काफी क्लियरली दिख रही थी। चाहे बेसिक मैजिक पोशन मेकिंग हो या स्टार ईटर्स रेविंग्स, हर्ब रिकग्निशन हो या बेसिक सोर्ड्समैनशिप, सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। खासकर बेसिक सोर्ड्समैनशिप टाइम गार्डियन पॉकेट वॉच की मदद से ऑलमोस्ट स्किल लेवल के आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। अगला क्वालिटेटिव जंप ज्यादा दूर नहीं था। कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लूं तो इस स्पीड पर मैं 2 महीने के अंदर मिडिल अप्रेंटिस लेवल टच कर लूंगा, रॉन ने मन ही मन सोचा। जैसे सोचा था स्पिरिट 3.0 पर पहुंचते ही मिडिल अप्रेंटिस का थ्रेशहोल्ड क्रॉस हो जाएगा। कैंडिडेट विजर्ड सीक्वेंस का गोल अब दूर नहीं। ये अचीवमेंट्स किसी भी अप्रेंटिस को घमंडी बना सकती थीं, लेकिन रॉन और भी ज्यादा कॉशियस होता जा रहा था। लेडी एलन की वार्निंग उसके कानों में गूंज रही थी। जितना ज्यादा जीनियस, उतना ही एरोगेंस से गिरने का खतरा। हर हाल में विजिलेंस रखनी होगी, खासकर अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन पर। सब नोट करने के बाद उसने फिर से सिल्वर पॉकेट वॉच उठाई, आज रात के कल्टीवेशन साइकिल के लिए। दिन भर का काम ऑलरेडी काफी एनर्जी ले चुका था, लेकिन पॉकेट वॉच की एबिलिटी के सामने ये कोई बड़ी बात नहीं थी। नेगेटिव स्टेट अब्जॉर्ब्ड, फटीग, एनर्जी -1। रीसेट होते ही रॉन को बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई। उल्टा वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अभी अभी गहरी नींद से उठा हो। पॉकेट वॉच की एबिलिटी वाकई बहुत कन्वीनियंट है। उसने आयरनवुड सोड उठाई और शाम की सोर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू की। हर मूव प्रिसिजन और फ्लो के साथ किया जा रहा था। क्राउन ब्रीदिंग टेक्निक और सोर्ड्समैनशिप का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अंधेरे कमरे में तलवार की चमक ऐसे लग रही थी जैसे कोई काली मछली पानी में फिसलते हुए तैर रही हो, खूबसूरत भी और खतरनाक भी। 2 घंटे तक ट्रेनिंग चली। जब मसल्स का सोरनेस एक लिमिट पर पहुंचा, रॉन ने फिर से पॉकेट वॉच का यूज किया। ट्रेनिंग, रीसेट, ट्रेनिंग। इस रेपिटेटिव साइकिल ने बेसिक सोर्ड्समैनशिप के एक्सपीरियंस पॉइंट्स को लगातार बढ़ाते रखा। कल्टीवेशन खत्म होने के बाद सपने में उसने खुद को सितारों के समुद्र में चलते हुए देखा। वो रेविंग्स उसके कानों के पास फुसफुसा रही थीं। अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन पहले जैसे बिल्कुल मीनिंगलेस शोर भी नहीं थी। फारूक किंगडम, अर्ल रैल्फ का मैंशन। सर्दियों की धूप कमजोर और फीकी थी। स्टडी के बड़े शीशे के खिड़कियों से टेढ़ी मेढ़ी घुस रही थी, लेकिन कमरे के भारी उदास माहौल को हिला भी नहीं पा रही थी। फादर, हमें बात करनी होगी। एक लंबा चौड़ा जवान आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आया। ये एडमंड था, रॉन का बड़ा भाई, रैल्फ क्लैन का हेयर और अब क्लैन अफेयर्स का मेन हैंडलर। काउंट ने सर उठाया। कभी तेज रहने वाली आंखों में अब लाल लकीरें थीं और आंखों के कोने पर पड़ चुकी झुर्रियां वक्त के गुजरते सालों का सबूत थीं। इस बार क्या मसला है? एडमंड ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। वेस्ट साइड के गेहूं के खेतों में 3 साल से लगातार खराब फसल हो रही है। पिछले साल प्लेग ने सर्व्स का लगभग 1/4 हिस्सा ले लिया। एस्टेट का खर्चा इनकम से काफी ज्यादा हो गया है, खासकर हर महीने रॉन को भेजे जाने वाले मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स। उन्होंने हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को बिल्कुल कोलैप्स के किनारे ला खड़ा किया है। काउंट की आंखों में पल भर के लिए चमक आई, फिर वो फिर से शांत हो गया। तो तुम कहना क्या चाहते हो? फादर, एडमंड की आवाज में दर्द था। पिछले महीने आपने ईस्ट का विनयार्ड मॉर्टगेज कर दिया और इस महीने दादी के सिल्वरवेयर बेच दिए सिर्फ उन 10 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स का इंतजाम करने के लिए। उसने आंखें बंद की, फिर कहा, मैं फैमिली की सिचुएशन सबसे अच्छी तरह जानता हूं। हम अब सच में टूटने के किनारे खड़े हैं।
चैप्टर 65 राज्यदूत बदला हुआ नसीब। काउंट के हाथ बिना सोचे समझे केबल पर थपथपाने लगे। तुम्हारा सजेशन क्या है? मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स की सप्लाई बंद कर दो, एडमिंड ने सीधा कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। अंदर चल रही कश्मकश का असर था। फादर, रॉन को ब्लैक मिस्ट जंगल गए हुए लगभग 1 साल हो गया है। अगर उसमें सच में कोई पोटेंशियल होता तो अब तक दिखता। फैमिली के रिसोर्सेज यूं ही खर्च करते रहना सिर्फ। वो तुम्हारा अपना भाई है, काउंट अचानक जोर से बोला। क्या तुम भूल गए हो बचपन में तुम उसकी कैसे हिफाजत करते थे? एडमिंड की आंखों में एक कॉम्प्लेक्स इमोशन चमक उठा। सच था, बड़े भाई होने के नाते बचपन में वो रॉन के लिए लगभग हर चीज माफ कर देता था। नोबल बॉल में जब रॉन ने नशे में हंगामा कर दिया था, तब एडमिंड ही था जो आगे आया, सब संभाला, अपने भाई को उठाकर घर लाया और पिता के गुस्से से उसे बचाया। फादर, मुझे सब याद है, एडमिंड ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन अब डिसीजंस पर्सनल फीलिंग्स पर लेने का वक्त नहीं है। फैमिली के हंड्रेड्स लोगों की जिंदगी धागे पर लटकी हुई है। हम रॉन के लिए काफी कर चुके हैं। वो मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स। वो कड़वी मुस्कान के साथ सर हिला गया। आप भी जानते हैं कि हमारे किंगडम में एक कंप्लीट मैजिक स्टोन से एक बड़ा कैसल खरीदा जा सकता है। फ्रैगमेंट्स भी बेइंतहा महंगे होते हैं। वो सिर्फ स्पेसिफिक स्पिरिट वेन इंटरसेक्शंस पर बनते हैं और हमारे मॉर्टल रेल्म में स्पिरिट वेन्स लगभग ना के बराबर है। उसने अपने हाथ की लेजर खोली। पिछले महीने सिर्फ 10 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स के लिए हमें फैमिली एसेट से हजारों गोल्ड कॉइन्स के बराबर पैसा निकालना पड़ा। और फिर भी मुझे पता चला है कि हर बार सिर्फ 6 या 7 टुकड़े ही रॉन तक पहुंचते हैं। काउंट ने तेज नजरों से देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? हॉकिंस ने, एडमंड ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वो चालाक लोमड़ी। मुझे शक है कि वो बीच में अपना हिस्सा काट रहा है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। आखिरकार वो रॉयल अपॉइंटेड मैसेंजर है और उसके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। काउंट का चेहरा अंधेरा पड़ गया। स्टडी में खामोशी फैल गई। सिर्फ फायरप्लेस से आने वाली हल्की क्रैकलिंग आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। काफी देर बाद काउंट ने गहरी सांस ली। मैं समझ गया, उसने थके हुए अंदाज में कहा। शायद तुम सही हो एडमिंड, हमें पूरी फैमिली के बारे में सोचना होगा। वो खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया और मैनर के बाहर पड़े सूखे खेतों को देखने लगा। अगले महीने से नहीं, उसने थोड़ा रुक कर कहा। इस महीने के लिए तैयारी हो चुकी है, तो उसके अगले महीने से हम रॉन को दिया जा रहा सपोर्ट सस्पेंड कर देंगे। ये शब्द बोलते ही काउंट जैसे अचानक बूढ़ा हो गया। उसके कंधे हल्का सा झुक गए, जैसे कोई अनजाना बोझ उठा लिया हो। एडमिंड कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर तेज नॉक हुई। माय लॉर्ड, बटलर की आवाज आई। इस बार उसमें अजीब सी एक्साइटमेंट थी। रॉयल एनवॉय आए हैं, कह रहे हैं कि कोई बहुत जरूरी बात है। काउंट और एडमिंड ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में कंफ्यूजन और कॉशन साफ था। रॉयल एनवॉय का अचानक आना आम बात नहीं होती, अक्सर इसका मतलब होता था कोई बहुत बड़ा मामला। काउंट, रैल्फ और एडमिंड जल्दी से हॉल की तरफ बढ़े। वहां एक आदमी खड़ा था, काले वेलवेट क्लोक में, सीने पर क्राउन बैज चमक रहा था। एनवॉय लगभग 30 साल का लगता था। उसका पोस्चर बिल्कुल तलवार की तरह सीधा था। साफ दिख रहा था कि मिलिट्री बैकग्राउंड का आदमी है। ऑनरेबल काउंट रैल्फ, उसने प्रॉपर कोटली बाव किया। उसकी आवाज़ गहरी और मजबूत थी। मैं हिज मैजेस्टी के एनवॉय के साथ यहाँ आया हूँ। काउंट ने ग्रीटिंग रिटर्न की और उसे बैठने का इशारा किया। लॉर्ड विल्सन, जानना चाहूँगा कि आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं।
ऑरलैंडो बैठा, मेड से मिली चाय कप हाथ में ली, लेकिन सिप नहीं ली। काउंट, मैं 2 महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं। उसने कप साइड में रख दिया और गंभीर आवाज में बोला, पहली बात आपके 5वें बेटे यंग मास्टर रॉन रैल्फ के बारे में है। काउंट अचानक सीधा हो गया, आंखों में टेंशन चमक उठी। रॉन? उसके साथ क्या हुआ? ब्लैक मिस्ट जंगल से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉन ने सक्सेसफुली एलिमेंट्री अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन टेस्ट पास कर लिया है। अब वो ऑफिशियली एक एलिमेंट्री अप्रेंटिस बन चुका है। उसकी आवाज़ में हल्का सा रिस्पेक्ट आ गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसकी इनिशियल स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 6th क्लास स्टार थी, लेकिन उसने 10 महीने से भी कम वक्त में ब्रेक थ्रू कर लिया। ब्लैक मिस्ट स्कूल उसे काफ़ी हाई रिगार्ड में रखती है और उसकी पोटेंशियल को मिडिल पोटेंशियल लेवल माना जा रहा है। ये खबर हॉल पर बिजली की तरह गिरी। काउंट और एडमंड दोनों ही कुछ पल के लिए जम गए, जैसे समझ ही ना पा रहे हों कि क्या सुना है। ये नामुमकिन है, एडमंड अनजाने में बोल उठा। रॉन? उसकी पोटेंशियल? ऑरलैंडो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, विज़र्डों की दुनिया में यंग मास्टर एडमंड, नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता। ये भी सुना गया है कि रॉन ने मैजिक पोशन मेकिंग में रेयर टैलेंट दिखाया है। अब वो लेडी एलन का असिस्टेंट है और एडवांस्ड अप्रेंटिस होल्ट का भी ध्यान उस पर है। काउंट इन नामों से ज़्यादा वाकिफ नहीं था, लेकिन इतना समझ गया कि ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे। उसके दिल में एक अजीब सी गर्व और राहत की फीलिंग उभर आई। पिताजी के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर एडमंड भी खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। बचपन से ही वो अपने सबसे छोटे भाई से प्यार करता था। चाहे रॉन फैमिली के साथ रहकर कितनी ही बदमाशियां करता रहा हो, उनका रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं हुआ। और दूसरा मामला? जज्बात थोड़े शांत होने के बाद काउंट ने पूछा। ऑरलैंडो का चेहरा सख्त हो गया। ये उस मैसेंजर हॉकिंस से संबंधित है जिसे आपने मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। उसने अपने कोट के अंदर से एक खत निकाला, रॉयल इंसिग्नियर से सील किया हुआ। जांच के बाद ये साबित हो गया है कि हॉकिंस पिछले कई महीनों से रॉन को भेजे जा रहे मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स में से हिस्सा काट रहा था। रॉयल लॉ के मुताबिक उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया है और उसकी पूरी फैमिली को स्लेवरी की सज़ा दी गई है। ये कहकर उसने अपने अटेंडेंट को इशारा किया। एक बॉक्स आगे लाया गया, ढक्कन खुला, अंदर एक आदमी का कटा हुआ सर था। चेहरे पर दर्द और खौफ जम गया था। उस कुछ हद तक पहचाने जाने वाले चेहरे को देखकर काउंट और एडमंड दोनों के चेहरे बदल गए। वो दोनों नाइट्स के तौर पर काफ़ी जंग देख चुके थे, इसीलिए खून से भरा सर उन्हें हिला नहीं सका। जो बात उन्हें सच में हैरान कर रही थी वो थी रॉयल फैमिली की बेहद सख्त और तेज़ी से ली गई एक्शन। हॉकिंस को तुरंत मार दिया गया और उसकी फैमिली को भी पूरी तरह से निपटा दिया गया। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये, ऑरलैंडो ने आगे कहा, कि जब यंग मास्टर रॉन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेकर कहा कि जो मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स पिछले महीनों में रोके गए थे उनके बदले बराबर का रिकम्पेंस रैल्फ क्लैन को लौटाया जाए, स्कूल के थ्रू एक्सचेंज के जरिए। उसके साथ आए एक सर्वेंट ने एक भारी बॉक्स आगे रखा। ऑरलैंडो ने उसे इज्जत से हॉल की टेबल पर रख दिया। इस बॉक्स के अंदर है 20,000 प्योर गोल्ड कॉइन्स और रॉयल कैपिटल के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 2 दुकानों की डीड्स। ये सारी प्रॉपर्टी यंग मास्टर रॉन ने खुद डेजिग्नेट की है ताकि रोके गए मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स के बदले फैमिली को पूरा कॉम्पेंसेशन मिल जाए। हॉल में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी उदासी की नहीं बल्कि बदलते हुए नसीब की थी। चैप्टर 66 रॉयल निवेश और रेजोनेंस। काउंट उस संदूक को घूर रहा था, कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। 20,000 गोल्ड कॉइन्स, ये रकम रैल्फ क्लैन की गोल्डन डेज के पूरे साल की इनकम के बराबर थी
और ऊपर से रॉयल कैपिटल की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की दुकानें। उनका सिर्फ एनुअल रेंट ही पूरे एस्टेट का रोजमर्रा खर्चा आसानी से चला सकता था। इसके अलावा ऑरलैंडो ने अपनी जेब से एक और लेटर निकाला। ये लेटर मास्टर रॉन ने खुद लिखा है। काउंट के हाथ हल्की सी कपकपाहट के साथ आगे बढ़े। उसने लेटर लिया और तुरंत खोल दिया। पेपर पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, ओल्ड मैन, यहाँ मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स मत भेजना। मुझे पता है फैमिली मुश्किल में है, बस अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वो पहचानी हुई हैंडराइटिंग छूते ही काउंट की आंखें भीग गई। वो लड़का, उसकी आवाज़ थोड़ी भर्रा गई। जो बेटा कभी सिर्फ मज़े और शरारत जानता था, आज चुपचाप फैमिली के बारे में सोचने वाला आदमी बन चुका था। हिज मैजेस्टी मास्टर रॉन के परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित हैं। ऑरलैंडो ने आगे कहा, अपॉलॉजी के तौर पर रॉयल फैमिली ने ये फैसला लिया है कि अगले महीने से मास्टर रॉन को सीधा हर महीने 20 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स ट्रेनिंग सपोर्ट के रूप में दिए जाएंगे। एडमिन ने विश्वास ना होने वाली नज़रों से मैसेंजर को देखा। रॉयल फैमिली किसी रॉयल ब्लड के बिना आदमी के लिए इतनी बड़ी मदद करेगी? ये मदद नहीं, ऑरलैंडो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये इन्वेस्टमेंट है मास्टर एडमंड। मास्टर रॉन ने जो पोटेंशियल दिखाया है वो रॉयल फैमिली के ध्यान की काबिल है। फरूक किंगडम को ज़्यादा पावरफुल विज़र्ड्स चाहिए और किसी का 6th क्लास स्टार से 1 साल के अंदर एलिमेंट्री अप्रेंटिस बन जाना, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल वर्दी है। काउंट ने धीरे से सर हिला दिया। इस दुनिया में जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर सब कुछ था, एक मजबूत विज़र्ड का साथ दर्जन शहरों से भी ज़्यादा कीमती होता था। रॉयल फैमिली बस पहले ही दाव लगा रही थी। प्लीज़ मेरे सबसे छोटे बेटे को कह देना। काउंट खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ एक्साइटमेंट से कांप रही थी। मैं उस पर गर्व करता हूँ। फैमिली के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे। ऑरलैंडो ने गंभीरता से सर झुकाया। मैं आपके शब्द पर्सनली मास्टर रॉन तक पहुंचाऊंगा और पिछले मैसेंजर वाले मामले की वजह से हुई परेशानी के लिए रॉयल फैमिली ने मुझे ही नया लिएजन अपॉइंट किया है। मैसेंजर के जाने के बाद भी काउंट और एडमंड काफ़ी देर तक हॉल में खड़े रहे। धन, लेटर और बदलते हुए नसीब को देखते हुए किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। फादर, आखिर एडमंड ने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज़ में गहरी राहत थी। लगता है हम सबने रॉन को कम समझ लिया था। काउंट ने लेटर को प्यार से छुआ, जैसे कागज़ की उस पार अपने दूर बैठे बेटे को महसूस कर रहा हो। हाँ, उसने धीरे से कहा, वो बच्चा आखिरकार बड़ा हो गया। थर्डफुली प्याकमिस जंगल, डॉमेट्री एरिया। खिड़की के बाहर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। मैजिक क्रिस्टल लैंप की हल्की रोशनी कमरे में धुंधली सी परछाइयां बना रही थी। रॉन छोटी सी टेबल के पास बैठा था, हाथ में रॉयल सील वाला लेटर पकड़े हुए। रॉयल एमिसरी ने आपका पर्सनल लेटर और गिफ्ट अर्ल रैल्फ के मैनर तक पहुंचा दिया है, लेटर में लिखा था। रॉन ने हल्की सी मुस्कान के साथ लेटर बंद कर दिया। जब उसे पहली बार पता चला था कि हॉकिंस मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स रोक रहा है, तो उसे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी। इस दुनिया में धोखा और गद्दारी रोज़ की बात थी, लेकिन जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो था रॉयल फैमिली का इतना तेज़ और कठोर रिएक्शन। हॉकिंस और उसकी फैमिली का तुरंत सफाया और एक स्पेशल एमिसरी के साथ सीधी अपॉलॉजी, ऊपर से हर महीने 20 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स का वादा। फरूक रॉयल फैमिली वाकई सदियों से राज करने लायक है, रॉन ने धीरे से कहा। आंखों में थोड़ी सी प्रशंसा चमक उठी। सिर्फ पावर ही नहीं, बैलेंस की कला भी जानते हैं। टेबल पर एक और चीज़ रखी थी, एक छोटा सा नाजुक बंडल। उसके अंदर 20 बिल्कुल नए मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स थे, हर एक उंगली के नाखून के साइज का, चमकते हुए और बिल्कुल प्योर एनर्जी से भरे हुए। ये रॉयल फैमिली का मीटिंग गिफ्ट था, एलिमेंट्री अप्रेंटिस बनने की बधाई के लिए। हर महीने 20 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स एक पोटेंशियल एलाई के बदले। रॉयल फैमिली के लिए ये डील बहुत सस्ती है, रॉन हंसकर बोला। और मेरे लिए? उसने एक फ्रैगमेंट उठाया। ये रिसोर्सेज बिल्कुल वही हैं जो मुझे चाहिए।
उसने फ्रैगमेंट को छुआ। उसके अंदर से हल्की सी धड़कती हुई एनर्जी महसूस हुई। विज़र्ड अप्रेंटिस बनने के बाद उसकी मैजिक पावर परसेप्शन काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। अब वो हर मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट की प्योरिटी और एनर्जी ट्रेट्स क्लियरली महसूस कर सकता था। लाइब्रेरी। रॉन पुरानी किताबों के ढेर के बीच बैठा था। इस वक्त वो साउंड और वाइब्रेशन से जुड़ी थ्योरीज पढ़ रहा था, जो साउंड वेव मैजिक को परफेक्ट करने के लिए ज़रूरी थीं। डैरन के नोट्स में साउंड, वाइब्रेशन और स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करने के कई एक्सपेरिमेंट्स लिखे थे, लेकिन थ्योरी अधूरी लगती थी, जैसे सिस्टम अभी पूरा बना नहीं हो। की यही है, एग्जैक्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, रॉन ने धीरे से कहा। उसकी उंगली पीली पड़ी हुई एक पेज पर फिसली, जिसमें अलग अलग साउंड वेव्स के मटेरियल्स पर असर लिखे हुए थे। स्टार ईटर्स रेवलिंग सीखने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब डैरन के नोट्स के वो हिस्से जो पहले समझ नहीं आते थे, आज बिल्कुल क्लियर लग रहे थे। तो डैरन असल में मैजिक पावर और स्पिरिचुअल पावर के रेजोनेंस पॉइंट को ढूंढ रहा था। रॉन ने कलम उठाई और अपने नोटबुक में नए ऑब्जर्वेशंस लिखने लगा। उसके दिमाग में रिदम का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एक कंप्लीट सिस्टम बन रहा था। हर एनर्जी फॉर्म की अपनी एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, और जब इन फ्रीक्वेंसीज के बीच सही हार्मनी बन जाए तो ज़्यादा पावरफुल और स्टेबल इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। यही साउंड वेव मैजिक का कोर था। उसने किताब बंद की, जेब से डैरेंट के नोट्स निकाले और आखिरी के कुछ पेजेस पर पहुंच गया, जहां सबसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स बने हुए थे। अब रॉन उन डायग्राम्स का मतलब समझ पा रहा था। डैरेन ये चाहता था कि एक ऐसा साउंड वेव अटैक बनाया जाए जो सीधा स्पिरिचुअल लेवल पर असर करे, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के सीधा टारगेट की कॉन्शियसनेस को हिट करे। इसीलिए ऑलिवर इस रिसर्च में इतना इंटरेस्टेड है। रॉन को अचानक रियलाइजेशन हुआ, अगर साउंड वेव स्पिरिचुअल पावर के कैरियर बन सकते हैं तो कर्सेस। उसके दिमाग में एक चमक सी हुई। ट्रेडिशनल कर्स टेक्निक्स में हमेशा किसी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे बाल, खून या कोई पर्सनल चीज़। इसी वजह से कर्सेस का यूज़ लिमिटेड होता है। लेकिन अगर कर्स एनर्जी को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स में घोला जाए तो थ्योरी के हिसाब से ये लिमिटेशन टूट सकती है। दूर से, बिना टच किए कर्स ट्रांसमिट किया जा सकता है। इंस्पिरेशन के उस पल को पकड़कर रॉन तुरंत पब्लिक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड की तरफ बढ़ा। एक मैजिक स्टोन जमा करके उसने प्राइवेट कंपार्टमेंट लिया और साउंड वेव कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में स्पिरिचुअल कंट्रोल टेक्निक्स इंटीग्रेट करने लगा। आंखें बंद की, स्पिरिचुअल पावर फिर से उस पहचानी हुई स्पाइरल स्ट्रक्चर में जमने लगी, लेकिन इस बार उसने एनर्जी को एक स्पेसिफिक रिदम के साथ वाइब्रेट करने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनिवर्स में सितारे धड़कते हैं। मैजिक कंस्ट्रक्शन बिगिनर एक्सपीरियंस पॉइंट्स 2। अंधेरे में एक नया रास्ता धीरे धीरे रोशनी पकड़ने लगा। चैप्टर 67 सही प्रोपोर्शन और मास्टर चुनाव। रॉन के नियंत्रण में स्पिरिचुअल पावर ने एक बिल्कुल नया मैजिक मॉडल बनाना शुरू किया। ये पहले वाले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा रिफाइंड था। एनर्जी अब सिर्फ इकट्ठी नहीं हो रही थी, बल्कि एक फिक्स्ड रिदम में बह रही थी, जैसे अपने आप चलने वाला वाइब्रेशन सिस्टम बन गया हो। ये तो बिल्कुल एक छोटा सा रेजोनेंट चेंबर लग रहा है, रॉन ने महसूस किया। दिल में हैरानी भर गई। उसने ध्यान से इस नए मैजिक मॉडल को टेबल पर रखे एक पत्थर की तरफ गाइड किया और फिर एनर्जी रिलीज की। उसकी हथेली से एक लगभग नज़र न आने वाली लहर निकली और पत्थर से टकरा गई। इस बार पत्थर तुरंत टूटकर बिखर नहीं गया। उसने हल्की सी गुनगुनाहट निकालनी शुरू कर दी, जैसे वो खुद एक रेजोनेटर बन गया हो। कुछ सेकंड्स बाद पत्थर के अंदर ही अंदर दरारें उभरी और फिर बिना किसी धमाके के वो चुपचाप बारीक पाउडर में बदल गया। साउंड वेव वाइब्रेशन, स्किल्ड, एक्सपीरियंस पॉइंट्स +3। परफेक्ट, रॉन ने धीरे से कहा, क्योंकि रिजल्ट उसकी सोच से काफ़ी आगे था।
नया साउंड वेव वाइब्रेशन सिर्फ ज़्यादा पावरफुल ही नहीं था, बल्कि ज़्यादा प्रिसाइज भी था। ये किसी सब्सटेंस के वीक पॉइंट्स को डायरेक्टली टारगेट कर सकता था। थियोरी के हिसाब से अगर इसे और रिफाइन किया जाए तो ये इंसान के बॉडी के अंदर के ख़ास हिस्सों जैसे ब्लड वेसल्स या नर्व नोड्स पर भी अटैक कर सकता था। जब रॉन एक्सपेरिमेंट साइट से बाहर निकला, रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। उसने ऊपर सितारों भरा आसमान देखा, दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी उभरी आई। स्टार ईटर्स रेविंग्स पढ़ने के बाद अब सितारे सिर्फ दूर के रोशनी के बिंदु नहीं थे, बल्कि गहरे रहस्यों से भरे हुए अस्तित्व बन चुके थे। उसने जेब में रखा स्टोन फ्रैगमेंट कसकर पकड़ा और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। भले ही रात हो चुकी थी, लेकिन अभी उसके लिए आराम का वक्त नहीं था। स्वॉर्ड्समैनशिप और बॉडी रिफाइनिंग, मेडिटेशन टेक्निक, मैजिक पोशन मेकिंग का रिवीजन, मैजिक एक्सपेरिमेंट्स, दिन में हर्ब स्टोर का काम और ट्रिश के पोशन ऑर्डर्स, काम ही काम था। इसीलिए उसे अपनी नींद को लगातार कंप्रेस करना पड़ता था। अच्छा हुआ पॉकेट वॉच की वजह से थकान ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। जैसे किसी बुद्धिमान ने कहा था, समय स्पंज के पानी जैसा होता है, जितना दबाओ उतना निकल आता है। उस दिन ट्रिश टाइम पर आई अपने कमीशन किए हुए मैजिक पोशंस लेने। रॉन ने सारे पोशंस छोटी टेबल पर साफ सुथरे तरीके से सजा रखे थे। हर बॉटल पर डिटेल्ड लेबल लगा था, कंटेंट्स, यूसेज और प्रिकॉशंस तक लिखे हुए थे। इस बार इफ़ेक्ट पिछली बार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रॉन ने समझाया। मैंने फॉर्मूला में थोड़ा मॉड्यूलेशन किया है, हर्ब्स के बीच इंटरैक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ट्रिश ने एक एक पोर्शन को ध्यान से चेक किया। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदला, पहले फोकस, फिर हैरानी और आखिर में सच्ची तारीफ। मैजिक पोशन रिफाइनिंग, बिगिनर 50 आउट ऑफ 50। 2. मैजिक पोशन रिफाइनिंग, स्किल्ड 1 आउट ऑफ 100। इस लगातार एक्सपेरिमेंटेशन के बाद रॉन का मैजिक पोशन रिफाइनिंग स्किल आखिरकार स्किल्ड लेवल पर पहुंच गया था। इसका मतलब था अब वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज ट्राई कर सकता था और पोशन इम्प्रूवमेंट के इनिशियल स्टेप्स भी ले सकता था। अगली बार, रॉन ने कैजुअली कहा, शायद मैं कुछ एडवांस्ड मैजिक पोशंस ट्राई करूं, जैसे अवेकनिंग या स्पिरिचुअल शील्ड। ट्रिश की आंखें चौंक गईं। तुम श्योर हो? वो फील्ड्स तो एडवांस्ड अप्रेंटिसेस के लिए भी मुश्किल होती हैं, और तुम मैजिक पोशन मेकिंग में ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे रहे हो। रॉन बस हल्की सी मुस्कुराया। मुझे कुछ ब्रेक थ्रूज मिले हैं, मुझे लगता है मैं हैंडल कर लूँगा। ब्राउन हेड लड़की ने समझ लिया कि वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। उसने सर हिलाया और अपनी रोब से एक मनी बैग निकाला। ये रहा बैलेंस, कुल 30 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स। क्वालिटी मार्केट के मास प्रोड्यूस्ड पोशन से बेटर है, इसलिए मैंने 5 एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट्स ऐड किए हैं। शुक्रिया, रॉन ने बैग लेते हुए कहा। ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा जेनरस है। पोशन कमीशन पूरी होने के बाद रॉन के छोटे खजाने में लगभग 150 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स हो चुके थे। ये अमाउंट स्कूल के कुछ एडवांस कोर्सेज के लिए काफ़ी थी या फिर रेयर मटेरियल्स खरीदने के लिए। वैसे, ट्रिश पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुमने लास्ट टाइम पेड कोर्सेज के बारे में पूछा था ना? हाँ, रॉन ने 2 कप चाय डाली और एक उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे जानना है कौन से कोर्सेज वर्थ इट है। स्कूल के पेड कोर्सेज 3 कैटेगरीज में बटे हैं, ट्रिश ने चाय फूंककर समझाया। पहली कैटेगरी बेसिक रीइंफोर्समेंट कोर्सेज जैसे स्पिरिचुअल कंट्रोल टेक्निक्स और मैजिक सर्किट ऑप्टिमाइजेशन। इनका प्राइस मॉडरेट होता है, 20 से 30 फ्रैगमेंट्स पर कोर्स। उसने चाय का एक सिप लिया और आगे बोली। दूसरी कैटेगरी प्रोफेशनल डायरेक्शन कोर्सेज होती हैं, जैसे एडवांस्ड मैजिक पोशन मेकिंग, बेसिक रून कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स और एलिमेंटल एफिनिटी ट्रेनिंग। इनका प्राइस ज़्यादा होता है, 50 से 80 फ्रैगमेंट्स तक। आखिरी कैटेगरी मास्टर्स की प्राइवेट गाइडेंस होती है।
ये सबसे महंगी होती है, लगभग 100 फ्रैगमेंट्स, कभी-कभी पूरी मैजिक स्टोन्स, लेकिन फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होता है। रॉन ध्यान से सुन रहा था, उसके दिमाग में पहले से ही डायरेक्शन बन रही थी। तुम्हारे हिसाब से इस स्टेज पर कौन से कोर्सेज बेस्ट वैल्यू देते हैं? ट्रिश ने थोड़ा सोचा। मेरे ख्याल से मैजिक सर्किट ऑप्टिमाइजेशन और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी टेक्निक्स तुम्हारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। पहला मैजिक कैपेसिटी और रिकवरी स्पीड बढ़ाता है, और दूसरा मेडिटेशन के दौरान जो स्पिरिचुअल प्रेशर आता है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। ये बिल्कुल वही था जो रॉन को चाहिए था। उसकी स्पिरिचुअल पावर 2.6 तक पहुंच चुकी थी, इंटरमीडिएट अप्रेंटिस से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन मैजिक पावर अभी भी सिर्फ 0.7 थी। मैजिक कास्टिंग एबिलिटी को लिमिट कर रही थी। दोनों कोर्सेज के लिए कितने फ्रैगमेंट्स लगेंगे? रॉन ने पूछा। मैजिक सर्किट ऑप्टिमाइजेशन के लिए 25 फ्रैगमेंट्स और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी टेक्निक्स के लिए 35 फ्रैगमेंट्स। अगर दोनों एक साथ लोगे तो डिस्काउंट के बाद टोटल 50 फ्रैगमेंट्स। रॉन ने थोड़ी कैलकुलेशन की। काफ़ी रीजनेबल लग रहा है। कुछ और रेकमेंड करोगी? अगर तुम्हें मैजिक पोशन मेकिंग में सच में टैलेंट है तो फार्माकोलॉजिकल रेजोनेंस कोर्स बहुत काम का होगा। ये हर्ब्स के बीच सिनर्जी को मैक्सिमाइज करना सिखाता है। एडवांस्ड मैजिक पोशन मेकिंग का प्री रिक्विजिट भी है। कितने फ्रैगमेंट्स? 60। महंगा है, लेकिन तुम्हारे जैसे टैलेंट के लिए वर्थ इट। बस प्रॉब्लम ये है, ये कोर्सेज क्वार्टर के हिसाब से चलते हैं। अगर लेना है तो अगले क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा, लगभग 1 महीना। ये कहकर ट्रिश थोड़ी रुकी, जैसे कुछ और कहने में हिचकिचा रही हो। वैसे, ट्रिश ने धीरे से कहा, तुमने मास्टर चूज करने के बारे में कुछ सोचा है? रॉन ने भौएं उठाईं। अचानक ये सवाल क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रेस स्पीड बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही है, ट्रिश ने सीधा कहा। स्कूल में काफ़ी लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं। 6th क्लास स्टार से इतनी तेज़ जंप, अटेंशन अट्रैक्ट होना लाजमी है। वो थोड़ा पास आई और आवाज़ नीचे की। मैंने सुना है होल्ट तुम में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। रॉन ने संभल कर सर हिलाया। हाँ, उसने पहले मेरी मदद की थी और अपनी लेबोरेटरी में एक्सचेंज के लिए भी बुलाया था। केयरफुल रहना, ट्रिश का चेहरा सीरियस हो गया। कैंडिडेट विज़र्ड सीक्वेंस की कंपटीशन तुम सोच से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर एडवांस्ड अप्रेंटिस के अपने एलाइज और एनिमीज़ होते हैं। अगर तुम किसी के ज़्यादा करीब गए तो बिना बोले उन कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा बन जाओगे। रॉन ने उसकी तरफ देखा। तुम लेडी कोरिना की स्टूडेंट हो, तुम क्या एडवाइस दोगी? बात बिल्कुल सही जगह लगी और ब्राउन हेड लड़की की नज़र तेज हो गई। जो भी हो, उन मेंटर से दूर रहना जो कर्सेस में स्पेशलाइज करते हैं। वो लोग अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ कंज्यूमेबल समझते हैं। इतने सालों में सिर्फ एक ही बंदा है जो 5 साल तक जिंदा रह पाया, ओलिवर। रॉन ने धीरे से सर हिला दिया। ये बात उसके पहले के जजमेंट से बिल्कुल मैच करती थी। एक और बात है। ट्रिश थोड़ी हिचकिचाई, जैसे सोच रही हो बोलना चाहिए या नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारा लेडी एलन के साथ रिश्ता कितना गहरा है, लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए किसी मेंटर की रिकमेंडेशन देने को तैयार हो जाए तो वो शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। रॉन ने जैसे कुछ नोटिस ही ना किया हो, वैसे ही ट्रिश को देखा और कैजुअली पूछा, लेडी एलन, वो तो सिर्फ एक हर्ब स्टोर चलाती है ना? ट्रिश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कोई सीधी बात रिवील नहीं की। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक नॉर्मल हर्ब स्टोर ओनर ब्लैक मिस्ट जंगल जैसी जगह पर इतने सालों तक अकेली टिक सकती है? और क्या एक आम दुकान वाली इतनी सारी यूनिक मैजिक पोशन फॉर्मूलाज मास्टर कर सकती है और शायद और भी ज़्यादा वैल्यूबल एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉलेज रख सकती है? वो खड़ी हुई और अपनी रोब को ठीक किया। जो भी हो, चॉइस तुम्हारी है, मैं सिर्फ रेफरेंस दे रही हूँ। पोशन के काम के लिए अगर तुम नेक्स्ट बैच लेने का टाइम निकाल सको तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। जाने से पहले ट्रिश रुककर पलटी और उससे देखा।
वैसे एक कैंडिडेट अप्रेंटिस असेसमेंट का 1 ईयर पीरियड लगभग खत्म होने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा 1 महीना बचा है। तुम छोड़ो, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वैसे भी हमसे रिलेटेड नहीं है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। गेस्ट को सेंड ऑफ करने के बाद रॉन ने अपनी थोड़ी सी उगती हुई दाढ़ी को छुआ। 1 महीने पहले वो खुद भी शायद ऐसा ही एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट था। रात रात भर एंजाइटी में सो नहीं पाता था। उस वक्त उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज उसके सामने इतना ब्राइट फ्यूचर खड़ा होगा। हर एस्पेक्ट में प्रोग्रेस स्टेडिली हो रही है। हाँ, थकान तो है, लेकिन जब एफर्ट का एक क्लियर गोल दिखता है तो लगता है मेहनत वर्थ इट है। अगर एल्केमिस्ट और नाइट प्रोफेशन का एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया तो शायद वो एल्केमी बेसिक्स और एन्चैंटमेंट बेसिक्स जैसे बुक्स खरीद कर नए प्रोफेशनल पाथ्स भी ट्राई कर सकता है। लेकिन फिलहाल रॉन ने पॉकेट वॉच उठाई और अगले कल्टिवेशन साइकिल में फिर से जुट गया, पूरा जोर लगाकर, विच किंग बनने के लिए नहीं, डीमन गॉड बनने के लिए। 1 महीना बीत गया और ब्लैक मिस्ट जंगल का मौसम चुपचाप बदल गया। पेड़ों का रंग और गहरा हो गया था और हवा में मैजिक फ्लक्चुएशंस ज्यादा एक्टिव लग रही थीं। सुबह के वक्त धुंध और भी घनी हो जाती और जब सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से गुजरती तो हवा में तैरते हुए छोटे छोटे मैजिक पार्टिकल्स सितारों की तरह चमकने लगते। एक अजीब खूबसूरत मंजर। इस पूरे महीने रॉन ने ऑलमोस्ट खुद पर अत्याचार जैसा डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो किया। हर दिन सुबह जब ज्यादातर अप्रेंटिसेस अभी सो रहे होते, वो पहले ही उठकर कल्टीवेशन शुरू कर देता। जैसे ही पहली सूरज की किरण कमरे में पड़ती, वो कमरे के बीच क्रॉस लेगेड बैठ जाता। उसके सामने एक छोटी सी कैंडल जल रही थी, सिर्फ क्लैरिटी के लिए। कैंडल की रोशनी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसकी फ्लिकरिंग फ्लेम रॉन के सांसों के रिदम के साथ अजीब सा रेजोनेंस बनाती लगती। सांस अंदर 7 बीट्स, रोक 3 बीट्स, बाहर 5 बीट्स। ये क्राउन ब्रीदिंग टेक्निक का बेसिक रिदम था। हर सांस के साथ रॉन महसूस करता कि उसके बॉडी के मेरिडियंस धीरे धीरे बदल रहे हैं, जैसे हल्की धूप उन्हें सहला रही हो, उन्हें और ज्यादा वाइड और स्ट्रॉन्ग बना रही हो। हर इनहेल पर हवा के साथ सूरज की हल्की सी एसेंस उसके अंदर जाती। हर होल्ड के दौरान ये एनर्जी बॉडी के मेरिडियंस में घूमती और हर एक्सहेल के साथ गंदगी और टर्बिड की बाहर निकल जाती। लिजर्ड एली से खरीदे गए ची ब्लड पोशन और ब्रीदिंग टेक्निक एफिशिएंसी बढ़ाने वाले पोशन ने बॉडी रिफाइनिंग की स्पीड और तेज कर दी। ब्रीदिंग बॉडी रिफाइनिंग एक्सपीरियंस +1, ब्रीदिंग बॉडी रिफाइनिंग एक्सपीरियंस +1, ब्रीदिंग बॉडी रिफाइनिंग एक्सपीरियंस +1। महीने भर की लगातार प्रैक्टिस के बाद उसका फिजिकल एट्रीब्यूट नोटिसेबली बढ़ गया और ब्रीदिंग बॉडी रिफाइनिंग प्रोफिशिएंसी बिल्कुल पास आ गई। कंस्टिट्यूशन 1.5 to 1.7। करंट प्रोग्रेस ब्रीदिंग बॉडी रिफाइनिंग नोविस 90 out of 100। डेली ब्रीदिंग टेक्निक के बाद आता था सबसे मुश्किल हिस्सा, स्टार ईटर्स रैवेजिंग्स का मेडिटेशन। लेडी एलन की वार्निंग अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन अक्यूमुलेट होती है। हर मेडिटेशन थोड़ा कंटैमिनेशन लाता है। अगर टाइम पर प्योरीफाई ना किया तो इररिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। इसलिए हर मेडिटेशन से पहले रॉन अपने स्पिरिचुअल स्पेस में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता, डजन्स ऑफ बेसिक रून्स से मिलकर बना हुआ, पहली डिफेंस लाइन के रूप में। उसके बाद ही वो एक्चुअल मेडिटेशन शुरू करता। मेडिटेशन के शुरुआती स्टेज में जैसे ही वो उस अनंत स्टारी स्काई को देखता जहां अंधेरे में अनगिनत जिंदा सितारे चमक रहे होते, उसके दिल के अंदर से एक अनजाना सा खौफ उठता। शुरू में थोड़ी सी भी अनबेरेबल डिस्कम्फर्ट पर वो मेडिटेशन तोड़कर पॉकेट वॉच के रीसेट फंक्शन का यूज करके अपनी मेंटल स्टेट रिस्टोर कर लेता। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ उसने सिर्फ अपनी विल पावर के बल पर ज्यादा देर तक टिकना सीख लिया।
हर बार जब वो उन जिंदा सितारों की स्पिरिचुअल इरोजन को रेजिस्ट करता, उसकी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी बढ़ जाती। 2.4 से 2.5, 2.5 से 2.6, स्टेप बाय स्टेप। तीसरे वीकेंड तक उसकी स्पिरिचुअल पावर 2.8 तक पहुंच गई थी, इंटरमीडिएट अप्रेंटिस के थ्रेशहोल्ड से एक कदम दूर। इस बीच मैजिक पोशन मेकिंग भी निग्लेक्ट नहीं हुआ। हर दोपहर लेडी एलन के शॉप में डेली काम के अलावा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज पर रिसर्च करता। ट्रिश के स्पेशल ऑर्डर्स की वजह से उसे काफ़ी रेयर मटेरियल्स के एट्रीब्यूट्स की गहरी समझ मिल गई। मैजिक पोशन मेकिंग की प्रोग्रेस शायद स्पिरिचुअल पावर जितनी फ्लैशी नहीं थी, लेकिन काफ़ी सॉलिड थी। अब वो कुछ एडवांस्ड पोशंस का कंप्लीट प्रोसेस कंफर्टेबली हैंडल कर सकता था। हर्ब रिकग्निशन स्किल भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी। इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्स हुए मटेरियल्स को भी वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता। उसकी कोर स्किल, बेसिक मैजिक पोशन मेकिंग भी मास्टरी की तरफ बढ़ रही थी। रॉन को अंदाज़ा था जैसे ही ये स्किल मास्टर लेवल पर ब्रेक करेगी, उसकी ओवरऑल एल्केमी एबिलिटी में एक क्वालिटेटिव लीप आएगी। रात को जब बाकी अप्रेंटिसेस अपना दिन खत्म कर चुके होते, रॉन करोना स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस शुरू करता। कमरा छोटा था, लेकिन बेसिक स्वॉर्ड मूव्स के लिए काफ़ी था। हर मूवमेंट बिल्कुल प्रिसाइज होता, ब्रीदिंग टेक्निक के रिदम में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश में। सिर्फ एक अफसोस था, जैसे जैसे बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप मास्टरी के पास आ रही थी, एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करना और मुश्किल हो रहा था। 1 महीने की मेहनत के बाद भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन वो बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पर था। उस स्टेज पर अगर पोशंस के थ्रू फिजिकल एट्रीब्यूट्स को टेम्परेरीली बूस्ट किया जाए, तो वो या तो ब्लड लाइन नाइट 2 स्टार्स या फिर मैजिक स्वॉर्ड्समैन 2.5 स्टार्स का पाथ चूज कर सकता था, और साथ ही अपनी पुरानी थ्योरी टेस्ट कर सकता था। क्या अलग अलग एडवांसमेंट रूट्स एक साथ परस्यू किए जा सकते हैं? रोज़ की कल्टीवेशन अक्सर लेट नाइट तक चलती, और जब वो फाइनली बेड पर गिरता तो पूरा शरीर एक्सट्रीम फटीग में होता। लेकिन टाइम गार्डियन पॉकेट वॉच के रीसेट फंक्शन के साथ अगले दिन सुबह वो फिर से फुल कंडीशन में उठता। मेहनती लोगों को आसमान ज़रूर रिवॉर्ड देता है। इस लगभग पागलपन वाली ट्रेनिंग शेड्यूल ने सिर्फ 1 महीने में रॉन की स्ट्रेंथ को काफ़ी आगे बढ़ा दिया। महीने के आखिरी दिन उसकी स्पिरिचुअल पावर 2.9 तक पहुंच गई, इंटरमीडिएट अप्रेंटिस से बस एक बाल भर दूर। स्टार ईटर्स रैवेजिंग्स मेडिटेशन का प्रोग्रेस भी शुरू के 10% से बढ़कर लगभग आधा हो चुका था। आज ब्रीदिंग टेक्निक खत्म करने के बाद उसके माथे पर पसीना अभी सूखा भी नहीं था। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद वो तुरंत मेडिटेशन में चला गया। अचानक उसके कॉन्शियसनेस के अंदर का सीन फिर से अंधेरे से फट गया। इनसाइट हैज़ बिन ट्रिगर्ड, कृपया अत्यंत सावधान रहें। चैप्टर 69, चैप्टर 68, इंटरमीडिएट अप्रेंटिस, एक कदम और आगे। वही जाना पहचाना फिर भी अजीब सा मंजर एक बार फिर सामने आया। सितारों के बीच का अंधेरा शून्य और उस शैतानी मौजूदगी का एहसास जो किसी डिवाउरर जैसे लगती थी। इस बार पिछली बार की तरह रॉन घबराया नहीं। उसने सब कुछ एक अलग ही नज़रिए से देखा, थोड़ा सा डिटैच्ड, थोड़ा सा शांत। वो विशाल अस्तित्व जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था, एक के बाद एक सितारों को निगल रहा था। हर बार जब कोई सितारा उस बेइंतहा अबिस में समा जाता, पूरा ब्रह्मांड जैसे दर्द भरी चीख मार उठता। अगर कोई नया अप्रेंटिस होता तो इतना देखना ही उसका दिमाग तोड़ने के लिए काफ़ी होता। लेकिन 1 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद रॉन ने खुद को काफ़ी हद तक संभालना सीख लिया था। स्पिरिचुअल पावर अनस्टेबल स्टेट में जा रही है। पोटेंशियल स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन डिटेक्टेड। दर्जनों बार मेडिटेशन करने के बाद और पिछली बार के इंस्पिरेशन के बाद मिले एक्सपीरियंस के साथ रॉन ने अब स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन से निपटने का तरीका समझ लिया था। जैसे मसल्स की ट्रेनिंग होती है, सही मात्रा में स्टिमुलेशन ग्रोथ को और तेज कर सकता है।
जैसे ही उसने वॉइड में दोबारा डिवाउरर को देखा, एक अनजाना सा खौफ उस पर छा गया। ऐसा लगा जैसे ठंडी काली अंधकार उसकी पूरी आत्मा को खा जाएगी। ये डर सिर्फ मौत या दर्द का नहीं था, ये डर था ब्रह्मांड की सच्चाई का। एक ऐसी सच्चाई जो इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होती है। रॉन को लगा जैसे उसकी कॉन्शियसनेस उस विशाल नज़र के नीचे चिथड़ों में बट रही हो, जैसे तूफान में उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा। ये उसका अब तक का सबसे तेज मेंटल शॉक था, पिछली सभी मेडिटेशन से कई गुना ज्यादा। मेंटल रिदम, मुझे मेंटल रिदम ढूंढनी होगी, वो अपने दिमाग में बार बार दोहराता रहा, जैसे तूफान में किसी सहारे को पकड़ के रखा हो। इस बार पिछले महीने में जमा हुई सॉलिड स्पिरिचुअल पावर के साथ और 2.9 के क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका होने के कारण उसकी सिचुएशन पिछली बार से काफ़ी बेहतर थी। जैसे ही उसका मन एक नाजुक से बैलेंस में आया, रॉन के दिल में एक ज़बरदस्त एपिफनी फूट पड़ी। स्टार ईटर्स रेविंग्स के जो हिस्से पहले उसे परेशान करते थे, वो अचानक बिल्कुल साफ हो गए। सितारों की गति, ब्रह्मांड में एनर्जी का प्रवाह और कुछ और गहरे हायर डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ उसे ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली समझ में आने लगा। जब उसकी कॉन्शियसनेस उस रिदम के साथ वाइब्रेट करने लगी, बाहरी प्रेशर उतना अनबेरेबल नहीं लगा। जो पहले लगता था जैसे वो फट जाएगा, अब उसकी जगह एक अजीब सी रेजोनेंस ने ले ली। तो बात ये है, रॉन ने महसूस किया, इस मेडिटेशन टेक्निक का असली सार स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसे उस बेसिक रिदम के साथ बहने देना है जो पूरे स्टारी स्काई की जड़ है। ये इंस्पिरेशन लगभग 10 मिनट तक चली। जब रॉन की कॉन्शियसनेस वापस असली दुनिया में लौटी, उसने देखा कि पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था, कपड़े चमड़ी से चिपक रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर था, और जो बात उसे सबसे ज्यादा खुशी दे रही थी, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर का एक जबरदस्त सैलाब दौड़ रहा था, जैसे बांध टूट गया हो। ये 1 महीने की लगातार मेहनत का नतीजा था, क्वांटिटेटिव एक्यूमुलेशन का क्वालिटेटिव एक्सप्लोजन, और इस इंस्पिरेशन ने उसे आखिरी धक्का दे दिया। स्पिरिचुअल पावर में ब्रेक थ्रू, स्पिरिट 3.0 बढ़कर 3.0, मैजिक पावर 0.7 बढ़कर 1.0 हो गया, रॉन ने धीरे से कहा, और तुरंत अपने मन को शांत करके अपने शरीर के बदलाव को महसूस करने लगा। स्पिरिट 3.0 का मतलब था वो ऑफिशियली इंटरमीडिएट अप्रेंटिस बन चुका था। अब उसकी परसेप्शन और भी शार्प हो गई थी। हवा में मौजूद मैजिक पावर के इतने हल्के फ्लक्चुएशंस भी उसे महसूस होने लगे थे, जो पहले लगभग इनविजिबल होते थे। इससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अब उसकी स्पिरिचुअल पावर सिर्फ पैसिव सेंस नहीं रही, वो एक्टिवली बाहर एक्सटेंड कर सकती थी, जैसे पतली सी स्पिरिचुअल टेंड्रिल, दूर के एनवायरनमेंट को प्रोब करने के लिए। लेकिन रॉन के लिए सबसे बड़ी बात ये थी, इस बार उसने किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं किया, उसने खुद अपनी कोशिश से इंस्पिरेशन के साथ आने वाली मेंटल डिस्टॉर्शन को पार किया। इसका मतलब ये था कि पॉकेट वॉच ऑफ द टाइम गार्डियन के बिना भी वो अब हाई लेवल स्पिरिचुअल चैलेंजेस का सामना कर सकता था। लेडी एलन सही कह रही थी, इंस्पिरेशन एक कर्स भी है और एक मौका भी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इस डबल एज स्वॉर्ड को कैसे हैंडल करते हो। वार्निंग, माइल्ड स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन डिटेक्टेड। रॉन ने बेडसाइड पर रखी सिल्वर पॉकेट वॉच उठाई, अपनी कॉन्शियसनेस उसमें डाली और अपनी कंडीशन को पूरी तरह से रीसेट कर दिया। पॉकेट वॉच का काला जेम तुरंत चमक उठा और उसके अंदर से नेगेटिव स्टेट को खींचने लगा। सक्सेसफुली रीसेट नेगेटिव स्टेट, माइल्ड स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन, एनर्जी -2। जैसे जैसे कंटैमिनेशन अब्जॉर्ब हुई, रॉन का दिमाग और हल्का होता गया। कंटैमिनेशन पिछली बार से काफी कम थी, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से साफ करना ही बेहतर था।
Star Eater's Ravings Experience plus 10. Current progress, Star Eater's Ravings, Proficiency 128 by 300. काफी प्रोग्रेस के बाद भी रॉन जानता था कि ये जेम लेवल मेडिटेशन टेक्निक का सफर अभी आधे से कम ही पूरा हुआ है। लेडी एलन जिस फर्स्ट स्टेज कंप्लीशन की बात करती थी, उस तक पहुंचने के लिए अभी काफी लंबा रास्ता बाकी है। और जब वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, तब वो एडवांस्ड अप्रेंटिस के दरवाजे पर खड़ा होगा और ऑफिशियल विज़र्ड बनने से बस एक कदम दूर। खिड़की से हल्की सी हवा आई, जो उसके पसीने को सुखाते हुए उसे सोच से बाहर ले आई। अब हर्ब स्टोर जाने का टाइम हो गया था। जरूरी चीजें समेटकर रॉन ने अपने छोटे से डॉर्म रूम पर एक आखिरी नजर डाली, जहां वो लगभग 1 साल से रह रहा था। सख्त लकड़ी का बेड और हिलता डुलता डेस्क, सब कुछ देखकर उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठी। यही जगह थी जहां उसने शुरुआत में कन्फ्यूजन और डर झेला था, और यहीं उसने स्टेप बाय स्टेप अपनी ताकत बनते हुए देखी थी। लेकिन जैसे जैसे वो मजबूत होता गया, ये जगह उसके लिए छोटी पड़ने लगी। सिंपल कंडीशंस अब भी टॉलरेट हो सकती थी, लेकिन मार्केट और स्कूल के कॉमन फैसिलिटीज के बीच रोज का आना जाना उसका काफी टाइम खा रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी, उसे ज्यादा एहसास होने लगा कि ये डॉर्म एरिया अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। हाल ही दिनों में काफी लोग उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ सिर्फ क्यूरियोसिटी से और कुछ बुरे इरादों से। हाँ, अब वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकता था, लेकिन लंबे समय तक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना इंसान को हमेशा अलर्ट रखता है। रॉन ने धीरे से सोचा, ये जगह आखिरी ठिकाना तो नहीं हो सकती। चैप्टर 70, चैप्टर 69, सिल्वर विंग सेपरेटर और प्राचीन फेवर। रॉन ने गहरी सांस ली, दरवाज़ा बंद किया और तेज कदमों से मार्केट की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिमाग बस एक ही बात में उलझा हुआ था, अपनी करंट सिचुएशन। कैंडिडेट अप्रेंटिस डॉर्मेट्री एरिया में रहना सिर्फ इमेज का इशू नहीं था, असली प्रॉब्लम प्रैक्टिकल थी। जब भी वो इस बारे में सोचता, एक अजीब सा डिलेमा पैदा हो जाता। दिमाग कहता था जल्दी से शिफ्ट करना चाहिए, पर जेब तुरंत जवाब देती, रेंट का सोचा है। आंद्रे से मिली जानकारी के हिसाब से स्कूल के अंदर सबसे सस्ती इंडिपेंडेंट हाउसिंग का एनुअल रेंट भी 100 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स था, और थोड़ी सी बेटर जगह के लिए तो सीधा 2 पूरे मैजिक स्टोन्स। अभी रॉन की इनकम बुरी नहीं थी। लेडी एलन के यहाँ फिक्स्ड डेली वेज, उसके साथ कुछ ऑक्सिलरी रिफाइनिंग का बोनस और ऊपर से ट्रिश और आंद्रे के काम से साइड इनकम, सब मिलाकर वो लगभग 80-90 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स पर मंथ कमा रहा था। पर फिर भी 1 साल का रेंट एक ही बार में देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और इंडिपेंडेंट जगह लेने के बाद बाकी खर्चे भी तो होंगे, मटेरियल्स, कोर्सेज, एक्सपेरिमेंट्स और कल्टीवेशन के रिसोर्सेज। सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कब वो हर्ब स्टोर के सामने आ खड़ा हुआ। दरवाज़ा धक्का देते ही वो जाना पहचाना हर्बल सेंट उससे लपेट लेता है। काउंटर के पीछे लेडी एलन खड़ी थीं, अकाउंट बुक्स को अरेंज करते हुए। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, लेडी एलन ने किताब बंद करते हुए कहा। उसकी एमरल्ड आंखें सीधी रॉन पर टिकी हुई थीं। आज एक बड़ा ऑर्डर है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। बड़ा ऑर्डर? रॉन ने क्यूरियस होते हुए पूछा, साथ ही एप्रन पहनना शुरू कर दिया। 30 बॉटल्स स्टिमुलेंट पोशन और 20 बॉटल्स वुंड हीलिंग पोशन। लेडी एलन ने पीछे वर्कबेंच की तरफ इशारा किया। स्कूल की लॉ एनफोर्समेंट टीम को स्टॉक रीफिल करना है। मैंने मटेरियल्स रेडी कर दिए हैं, सीधा शुरू कर सकते हो। रॉन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और बिना किसी और बात के काम में लग गया। बल्क ऑर्डर्स अब उसके लिए मुश्किल नहीं रहे थे, फिर भी उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल शार्प थी। हर पोर्शन परफेक्टली प्रोपोर्शन्ड, इफेक्ट स्टेबल और क्वालिटी बिल्कुल इवन। 2 घंटे बाद सारे पोर्शंस रेडी थे। रॉन ने उन्हें नीटली वुडन शेल्फ पर अरेंज कर दिया ताकि लिक्विड पूरी तरह कूल हो जाए। पिछले कुछ टाइम की मेहनत का रिजल्ट अब क्लियरली दिख रहा था।
Magic Potion Refining, Proficient, 46 of 80. Herb Recognition, Proficient, 42 of 80. Basic Magic Potion Making, Proficient, 98 of 100. बेसिक मैजिक पोशन मेकिंग बस मास्टर लेवल के दरवाजे पर थी। अच्छा काम किया। लेडी एलन पास आईं, कुछ बॉटल्स रैंडम उठाकर इंस्पेक्ट की। क्वालिटी काफ़ी स्टेबल है, पिछली बैच से भी बेटर। यही होता है जब टैलेंट और मेहनत एक साथ काम करें। रॉन हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से है। लेडी एलन की आंखें चमकी, जैसे वो उसके मन के अंदर झांक रही हों। रॉन, उसकी आवाज़ में आज एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। मैंने तुम्हारी रीसेंट प्रोग्रेस नोटिस की है। धन्यवाद मैडम, रॉन ने शर्माते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरफ जा रही हैं। ये सिर्फ प्रोग्रेस नहीं है, लेडी एलन ने सीधा कहा। मैजिक पोशन मेकिंग में तुम्हारी अचीवमेंट्स अब काफ़ी टैलेंटेड बिगिनर से आगे निकल चुकी है और कई साल से काम कर रहे मैजिक पोशन अप्रेंटिसेस से भी। उसने सर हिलाया। मटेरियल्स के ट्रेड्स पर तुम्हारी पकड़, टाइमिंग कंट्रोल और रिएक्शंस की प्रिडिक्शन सब काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। फिर वो थोड़ी रुकी और उसकी आंखों में रेयर अप्रूवल दिखा। सच बोलूं तो अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इस लेवल पर तुम खुद अपने दम पर खड़े रह सकते हो। रॉन एकदम शॉक हो गया। मतलब? तुम ग्रेजुएट हो सकते हो रॉन? लेडी एलन ने कामली कहा। इस छोटी सी दुकान में असिस्टेंट बना के रखना तुम्हारे टैलेंट का वेस्ट है। ये कहकर उसने काउंटर के नीचे से एक वुडन बॉक्स निकाला और रॉन के सामने रख दिया। ये लो, तुम्हारी इंडिपेंडेंस के लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। रॉन ने क्यूरियोसिटी से बॉक्स खोला। अंदर एक चमकदार, बहुत ही एक्सक्विजिट इंस्ट्रूमेंट रखा था, सिल्वर विंग सेपरेटर। ये वही रेयर टूल था जिसे वो हमेशा चाहता था, पर मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स के हिसाब से अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये तो सिल्वर विंग सेपरेटर है, रॉन ने हैरानी से कहा, इंस्ट्रूमेंट को बहुत संभाल कर उठाते हुए। ये टूल हर्ब से सबसे शुद्ध एसेंस एक्सट्रैक्ट करता था, बिना उनकी एक्टिविटी खोए। एल्केमिस्ट्स के लिए एक सपना। कुछ पल के लिए रॉन के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने आया था। कभी सोचा भी नहीं था कि ये कड़क और थोड़ी चिड़चिड़ी सी ओल्ड वुमन उसे इतना सब कुछ देगी। स्किल्स, गाइडेंस, यहाँ तक कि स्टार ईटर्स रैवेजिंग्स जैसे प्रेशियस मेडिटेशन टेक्निक। और अब ग्रेजुएशन पर इतना महंगा गिफ्ट। मैंने नोटिस किया है, लेडी एलन ने कहा। आज उसकी आवाज़ अनयूजुअली नर्म थी। जब भी तुम्हें ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जहां एक्सट्रैक्शन थोड़ी ट्रिकी होती है, तुम हमेशा हेजिटेट करते हो। इस टूल के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसकी वैल्यू तो कई पूरे मैजिक स्टोन्स के बराबर होगी, है ना? रॉन अभी भी थोड़ा नर्वस था, जैसे इसके साथ कोई और टफ टास्क ना आ जाए। बस एक नॉर्मल टूल है, लेडी एलन ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसके होठों की मुस्कान उसका सच बता रही थी। उन फ्लैशी कलेक्टिबल्स के मुकाबले ये बैटल में ज़्यादा काम आता है। उसकी नज़र दूर कहीं चली गई, जैसे छोटी सी दुकान की दीवारों के पार किसी दूर की दुनिया को देख रही हो। मैंने इसे कई साल पहले हासिल किया था, जब मैं क्रिस्टल टावर में काम करती थी, मटीरियल्स रिफाइन करने के लिए। क्रिस्टल टावर? रॉन ने नाम पहचान लिया। वो एक लेजेंडरी जगह थी, ब्लैकस्मिथ स्कूल से कई गुना बड़ी, जहाँ ग्रेट विज़र्ड्स रहते थे। लेडी एलन को जैसे एहसास हो गया हो कि वो ज़्यादा बोल गईं। उसने हल्की सी सांस ली। हाँ, यहाँ आने से पहले। ऑफिशियल विज़र्ड्स की दुनिया तुम्हारी सोच से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है बच्चे। वो आगे नहीं बोली, बस अपने पेट पर बने एक भयानक स्कार को अनजाने में छू लिया, एक ऐसा जख्म जो कभी भर नहीं सकता। फिर उसने सर झटक दिया, जैसे यादों को झाड़ रही हों। अब ये सब मैटर नहीं करता, उसने कहा। मुझे यहाँ अपनी जगह मिल गई। जो मुझे पसंद है वो करना, पोटेंशियल वाले बच्चों को ढूंढना और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। टावर का लॉस मेरा गेन बन गया। और अब उसने रॉन की तरफ देखा। ये तुम्हारा गेन है। आज पहली बार उसकी आंखों में सच्ची भावना थी। इस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है बच्चे, लेडी एलन ने धीरे से कहा। कहीं मैजिक पावर समुद्र की लहरों की तरह उमड़ती है और कहीं ऊपर के बीइंग्स सिर्फ सोच से रियलिटी बदल देते हैं। शायद एक दिन जब तुम रेडी हो,
वो फिर रुकी और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट सी मुस्कान आ गई। रॉन ने सेपरेटर को वापस बॉक्स में रखा। आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मुझे सच में नहीं पता मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, लेडी एलन ने हाथ हिलाकर कहा और उसका यूजुअल क्रिस्प टोन वापस आ गया। गिफ्टेड स्टूडेंट्स को सिखाना हमें भी फायदा देता है। फायदा? रॉन कंफ्यूज हो गया। लेडी एलन कुछ पल चुप रहीं, जैसे सोच रही हों कि कितना बताना ठीक होगा। आखिरकार वो काउंटर के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ गईं और रॉन को भी बैठने का इशारा किया। तुम जानते हो, उसने पूछा, ऑफिशियल विज़र्ड्स इतने बिजी होते हुए भी स्कूल्स एस्टैब्लिश करने और अप्रेंटिसेस को पढ़ाने में टाइम क्यों देते हैं? रॉन ने सोचा, नॉलेज पास ऑन करने के लिए या असिस्टेंस ट्रेन करने के लिए? थोड़ा सा सही, लेडी एलन ने धीरे से सर हिलाया, लेकिन पूरी बात नहीं। उसकी एमरल्ड आंखों में एक मिस्टीरियस चमक आई। इस मिस्टिक वर्ल्ड में एक बहुत पुराना रूल है, फेवर।